अस्सलाम वालेकुम। नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है तालिया हसन ने। नावल का नाम है सागर किनारे और इसकी मुसन्निफा है उम्मे तैफूर। किस्त नंबर 4। ये मेरा मसला है, आपका नहीं। मैं अभी को हैंडल कर लूंगा, वो बददस्तूर रुखाई से बोला। नहीं, ये आपका नहीं, मेरा मसला है, क्योंकि अगर आपकी शादी माहूर से करवाने में कोई आपकी मदद कर सकता है तो वो मैं ही हूँ, सिर्फ मैं। उनके ठहरे मजबूत लहजे पर सालक पाशा बुरी तरह चौंका था। वो गैर मरई नुक्ते को देखती उसे बिल्कुल भी हवासों में नहीं लग रही थी। पहली दफा उसने कदरे नरमी से नाइमा पाशा को देखा था, जिनका चेहरा इस पल शदीद अंदरूनी खलफिशार का मजहर था। आधी से ज्यादा रात बीत चुकी थी। अकील मुगल कब के बगते झकते अपनी जरूरत पूरी करने के लिए घर से निकल गए थे। दादी ने उन्हें दबा लिया था। ये यूं कहना मुनासिब होगा कि नशे ने अकील मुगल को इस काबिल ही नहीं छोड़ा था कि वो ज्यादा देर तक किसी के मुकाबिल टिक सके। उनके जाने के बाद वो सब बहन भाई दादी को घेर कर बैठ गए थे। वो सभी जानना चाहते थे कि वो कौन थी और अब तक कहाँ थी। रायना को भी ये तजस्सुस मारे डाल रहा था। वो तो आकिब भाई की मिन्नतें करती रही कि आज की रात उसे माहौर के पास छोड़ जाएं, मगर दादी ने उसे आड़े हाथों लिया। ए मैंड की, चल अपने घर चल। मियाँ को अकेला छोड़कर यहाँ रहने की तेरी भला तुक क्या है? लो भला बताओ, सास भी ऐसी दीवानी है कि सारी फिल्म देख कर गई और अब बहू रानी का जी दूसरा हिस्सा देखने को मचल रहा है। चल शावा, निकल ले अब। सुबह को उठेगी ना तो सारी रील तेरी ये सहेली चला देगी तेरे लिए। आकिब भाई का हंसी बर्दाश्त करने के चक्कर में मुंह सुर्ख अनार हो गया था, जबकि ये सब बहन भाई ऐसा कोई तकल्लुफ नहीं कर रहे थे, खुलकर हंस रहे थे। रायना मुंह फुलाती और पैर पटकती चली गई थी, मगर जाते जाते दादी को कहना नहीं भूली, दादी सारी बातें ना सुनाना, कल जब मैं भी आऊंगी तब के लिए कुछ रख लें प्लीज। चल हट मैंड की। दादी ने लापरवाही से हाथ झटका। आकिब भाई खींचते खांचते बीवी को ले गए। अब वो थे और उनके बीचों बीच सोफे से टेक लगाए आरामदा हालत में बैठी दादी जुलेखा। जूनी माहौर की गोद में सर रखे जबरदस्ती जागने की कोशिश में निढाल हुआ जा रहा था। जन्नत दादी के दाएं पहलू से टिक कर बैठी थी। वो कम सुखन थी मगर हसास भी बेहद थी। पहली बार कोई करीबी रिश्ता देखा था, इसलिए एक्साइटेड थी। सैफ और यान एक दूसरे की टांगों में कैंची की सूरत टांगे फंसाए नीम दराज थे। मैं तुम लोगों के बाप की सगी चाची हूँ। ये अकील मेरे ही हाथों में पला बड़ा है। तुम लोगों की दादी ज्यादातर बीमार ही रहा करती थी, इसलिए ये मेरे कमरे में घुसा रहता था, मेरे ही हाथ से खाना खाता था। दो ही भाई थे ये। तुम्हारा ताया बड़ा बीबा बच्चा था, जबकि ये शुरू से ही शरारती और मन चला। जूं जूं बड़ा होता गया तो इसके मिजाज में गुस्सा और लापरवाही का अंसर बढ़ता गया, मगर फिर भी मुझसे इसका बहुत प्यार था। इसकी शादी की सारी तैयारी मैंने खुद अपने हाथों से की थी। तू छोटी सी थी जब मेरे दोनों बेटे कनाडा सेट हो गए थे, तो मुझे भी वहीं अपने पास बुला लिया। बस फिर रफ्ता रफ्ता एक दूसरे की खबरगिरी से भी गए। खतों से टेलीफोन कॉल पर आए और फिर कॉलों का भी कॉल पड़ गया। तू छोटी सी थी जब मैं बेटों के पास गई थी, उन्होंने माहौर की टोड़ी को छुआ और अब बुढ़ापा आ गया। सोचा कहीं मौत भी गोरों के बीच ना आ जाए, इसलिए वापस आ गई हूँ। बेटे भी कुछ अरसे में कोशिश करके शिफ्ट हो जाएंगे, मगर यहाँ आकर अपने घर का कबाड़ देखकर होश ही उड़ गए। खाली ढंढार घर, छत वाले पंखे तक उतार दी इस अकील बेहया ने। मुझे पड़ोस से पता चला कि अकील हर दूसरे महीने मेरे घर में घुसता था और वापसी पर इसके हाथ में मेरे घर की कोई भी चीज होती थी। मोहल्ले वाले पूछते थे तो बोलता था कि चाची चाबियां दे गई हुई है, बाहर कनाडा में हालात बहुत खराब हैं उसके बेटों के, इसलिए मुझसे कहकर कोई ना कोई चीज बिकवा देती है और मैं पैसे उसे भिजवा देता हूँ। बताओ भला, ऐसा पाए का एक्टर चोर भी ना देखा होगा किसी ने। दादी की बातें सुनकर माहौर मुतासफाना हंसी। उसने गोद में सर रखकर लेटे जूनी को देखा तो वो गहरी नींद सो चुका था। उसके घने भालों में हाथ फेरते हुए वो दोबारा दादी की तरफ मतवज्जा हुई। अब जब तक मैं अपना नुकसान इसकी नशे की मारी हड्डियों से पूरा ना कराऊंगी, अपने घर जाकर रहने वाली नहीं मैं। सालों मुल्क से बाहर गुजार दी, वापस आकर तुम लोगों के हालात का इधर उधर से सुना था। इस वकील ने तो हर चीज की शर्म हया उतार कर बेच खाई है। अब मैं कुछ अर्सा यहीं गुजारूंगी, इसके कसबल निकालूंगी और जरा तुम लोगों का भी ध्यान रख लूंगी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है लड़की? वो हर सवाल का खुद ही जवाब देकर आखिरी सवाल माहौर से कर रही थी। वो चौंक कर सीधी हुई। एक जख्म खोदना मुस्कुराहट उसके होंठों पर उतरी। काश अब से कई साल पहले बाबा ने आपके घर चोरियां कर ली होती, इसी बहाने आप तभी हमारे घर आ जाती तो जिंदगी के छोटे बड़े दुख झेलने आसान हो जाते।
लाउंज में एकदम खामोशी छा गई। दादी ने सर झुकाकर बड़ी अजियत से उसकी बातों पर आंखें मींची। अब वो उसे क्या बताती कि वहां वो अपने बेटों की दस्ते नजर किन हालों में थी और यहाँ आने की वजूहात क्या बनी। उन्हें तो इन सब बहन भाइयों पर तरस आ रहा था जो हालात के थपेड़े खा खा कर कैसे तल्ख हो गए थे। ना माँ ना बाप, दोनों रिश्तों के होते हुए भी कैसी लाचारी और बेबसी। इतने वक्त में उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये बच्चे माजी में रूनुमा होने वाले वाकयात से अनजान थे, जिनसे वो खुद तमाम जज़ियात समेत वाकिफ थी। ऑफिस में टेबल की दराज में काफी देर से मुंह घुसाए बैठी अबरीश की खटर पटर माहौर की बर्दाश्त से बाहर हो चली थी। वो फाइल्स में उलझी कब से साथ साथ पूछे जा रही थी कि वो क्या ढूंढ रही है, मगर उसका एक ही जवाब, बताती हूँ, अभी बताती हूँ। माहौर का दिमाग घूम गया था। सारा टेबल दराज में बड़ी अलम गलम चीजों से भरता जा रहा था। तंग आकर वो उठी और अबरीश के करीब जाकर एक ही बार दराज बाहर निकाली और उसे टेबल पर उलटकर दोनों बाजू सीने पर बांधकर अबरीश को जताती नजरों से देखने लगी। कहने का मतलब था, अब सुकून है। अबरीश ने तहय्युर से एक नजर माहौर पर डाली और दूसरी टेबल पर पड़े कबाड़ पर, और तीसरे पल दबी दबी सी चीख उसके हलक से निकली। यही है, मिल गई, कब से इसे ही तो ढूंढ रही थी मैं। माही, यू आर सिंपली ग्रेट। वो एक सिम को पकड़े उसे बेताबाना चूमते हुए बोली। माहौर ने अपना माथा पीट लिया। वापस सीट पर आकर बैठते हुए वो उसे खशमगी नजरों से देखते हुए बोली, 100 पागल मरे होंगे तो एक तुम पैदा हुई होगी अबरीश। एक सिम के लिए तुमने सारा ऑफिस उखाड़ डाला। जैसे सिम ना हो गई सालक पाशा हो गया तुम्हारा। ये, अबरीश ने ताली मारते हुए जोश से कहा, सालक पाशा ही समझो इसे माही। इस सिम से मैं उसे पटाऊंगी। वो चुटकी बजाकर बोलती माहौर को सच में पागल खाने से भागी हुई पागल लगी। उसने पास पड़ा पेपर वेट उठाया और उसे धमकाते हुए बोली, अब अगर तुम्हारा इरादा इस सिम से सालक को कॉल करने का है तो एक बात लिख लो कि तुम पिटोगी और मैं तुम्हारा साथ हरगिज नहीं देने वाली, समझी? हाँ समझ गई, अबरीश ने पलके नजाकत से पटपटाते हुए कहा। तुम न सिर्फ मेरा साथ दोगी बल्कि अगर मैं फंसी तो मुझे बचाओगी भी, समझी? माहौर ने उसके इस कदर यकीनी अंदाज में बोलने पर बेबसी से दोनों हाथों में सर थाम लिया। ये लड़की मरवाएगी एक दिन। किसकी सिम है ये अबरीश? उसने कड़े तेवरों से इस्तफसार किया। भैया की। अबरीश अब मोबाइल का बैक बॉडी कवर हटाई सिम डाल रही थी। सिडनी जाने से पहले यही सिम थी उनके पास। एक दिन उनके कमरे की सफाई करवाने के दौरान मेरे हाथ लगी तो मैंने रख ली। आज काम आएगी ये शहजादी। उसके सिम को लाड से शहजादी कहने पर ना चाहते हुए भी माहौर को हंसी आ गई, लेकिन वो फिक्रमंद हो रही थी। अबरीश, मेरा ख्याल है कि तुम अपने नंबर से ही कॉल कर लो। इस तरह तो कल को अगर उसे पता चला कि तुम उसे डंप कॉल्स करती थी या मैसेजेस करती थी तो हो सकता है वो तुम्हारे बारे में गलत सोचे। उसकी बात में वजन होने के बावजूद अबरीश ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, जैसे अपने नंबर से करूंगी तो वो मुझे मोतियों में तोल देगा। खड़ूस है 1 नंबर का, संगदिल है 2 नंबर का, और ऐसे बंदे को पता नहीं लगना चाहिए असल नंबर का। कुछ समझी? तुम्हें अगर इतना ही शौक हो रहा है तोप के दहाने में मुंह देने का तो दो फिर। माहौर दोनों हाथ खड़े करते हुए बोली, तुम अपने साथ से जरा मुझे कोई अच्छी सी फड़कती हुई गजल भेजो इस नंबर पर, मैं वही फॉरवर्ड कर दूंगी, जरा जल्दी। ये कहकर अबरीश उसे इस सिम का नंबर नोट करवाने लगी। माहौर ने उसकी अकल पर मातम करते हुए उसे उसी की भेजी हुई चंद गजलें और शेर भेज दिए। अब ये इत्तेफाक के अबरीश ने उसी गजल को सालक पाशा के नंबर पर फॉरवर्ड कर दिया जो माहौर ने मोमिन का नंबर समझकर सालक पाशा को भेजी थी। महज 2 से 3 मिनट गुजरे होंगे, सालक पाशा ने मैसेज के जवाब में कॉल बैक कर दी थी। अबरीश जो रिलैक्स पोजीशन में ठोड़ी को टेबल पर टिकाए बाजू सामने फैलाकर सेल फोन की स्क्रीन को महबूब का चेहरा समझकर बड़ी प्रीत से देखे जा रही थी। एकदम यूं उछली गोया सालक पाशा की कॉल नहीं, वो खुद मोबाइल से बाहर टपक पड़ा हो। सट पटाकर उसने मोबाइल माहौर की गोद में उछाल दिया। माहौर 400 वोल्ट का झटका खाकर उठ खड़ी हुई और मोबाइल वापस अबरीश को कैच कराया। अबरीश ने बड़ी मुश्किल कैच करके वापस उसे थमाते हुए कॉल पिक करने का इशारा किया। इतने में एक बार बैल्स खत्म होने के बाद दोबारा कॉल आनी शुरू हो चुकी थी। हरगिज नहीं, तुम खुद पिक करो, माहौर ने साफ इनकार किया। अबरीश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी मगर दूसरी तरफ से दोबारा कॉल कर दी गई थी। वो दोनों बुरी फंसी थी। अबरीश में हिम्मत नहीं थी कि वो बात कर पाती और माहौर के पास जवाब नहीं था। इसी धक्कम पेल में ना जाने कैसे कॉल पिक हो गई और मोबाइल माहौर के हाथ में था। दोनों की सांसें थम गई। अबरीश ने उसे दोनों हाथों से काम डाउन का इशारा किया, जबकि माहौर उसे खफगी से देखती गर्दन पर छुरी की तरह उंगली फेरते हुए कड़े नताइज की धमकी दे रही थी। उसे एक ही हल सूझा और उसने मोबाइल कान से लगाकर शस्ता अंग्रेजी में कहा,
The number you have dialed is not answering at the moment. Please try later. साथ ही होठों पर हाथ रखकर उसने तेजी से कॉल काटी थी, मगर काटने से पहले उसकी समात ने दूसरी तरफ से उभरता एक जानदार कहकहा जरूर सुना था। यानी सालक पाशा को मामो बनाने की जो कोशिश की गई थी वो नाकाम ठहरी थी। इसके बावजूद वो दोनों धप से अपनी अपनी सीट्स पर यूं बैठी थी जैसे शिकंजे से जान निकली हो। अप्रीश की बच्ची, अब अगर तुमने मेरे सामने उसे कॉल करने की या मैसेज करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हरगिज नहीं यार माही, सोचना भी मत। अब मैं उसे अकेले में ही करूंगी, पक्का। अप्रीश ने डन करते हुए उसे तसल्ली दी, साथ ही मुस्कुराहट छुपाने के लिए टेबल पर से फाइल उठाकर अपने चेहरे के आगे कर ली। माहौर एक गहरी सांस लेकर रह गई। इस लड़की की दीवानगी का कोई हल नहीं था। बड़ी सी गिलास वाल के सामने एक कोनी ऊंची किए शीशे के साथ लगाए और दूसरे हाथ में थामे मोबाइल को देखते हुए उसका बस नहीं था कि वो सारी कायनात को अपनी खुशी में शामिल कर ले। सरशाही उसकी आंखों में जोत बनकर चमक रही थी। वो जो एक मुद्दे से खोल में बंद हो चुका था, उसे तोड़कर मोहब्बत की हसीन राहगुजर पर बहुत दूर निकल आया था। अभी कुछ देर पहले जब वो मगन सा काम में मसरूफ था तो उसके सेल पर मैसेज की बीप हुई। उसने अपने ध्यान में मैसेज ओपन किया। एक अनजान नंबर से हूबहू वही गजल उसे भेजी गई थी जो महज 2 दिन पहले माहौर अपने नंबर से भेज चुकी थी। उसका रोम रोम झूम उठा। लम्हे के 1000वें हिस्से में उसे ख्याल गुजरा कि माहौर उसे किसी और नंबर से पैगाम भेजकर उसका ट्रक उसी पर उलट रही है, मगर तस्दीक के लिए उसने एक पल सोचने के बाद उस नंबर पर कॉल कर दी। तेज होती धड़कनों के साथ वो दूसरी तरफ जाती बेल की मुसलसल आवाज को सुन रहा था। कोई कॉल पिक नहीं कर रहा था। उसने दोबारा मिलाया तो कॉल काट दी गई और फिर तीसरी बार मिलाने पर कुछ पल्स के बाद कॉल पिक तो हो गई, मगर दूसरी जानिब हनूज खामोशी थी। उसका रुआ रुआ कान बन गया था। दूसरी तरफ से महज सरसराहटें सुनाई दे रही थी और फिर उसने बेहद फॉर्मल लहजे में किसी को कहते सुना, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट आंसरिंग एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई लेटर। इसके साथ ही वो छत पार कहा लगाता हंसता चला गया। यह हूबहू माहौर की आवाज थी। भला उसे पहचानने में गलती कैसे हो सकती थी? वो तो अब उसकी रूह में बसती थी। उसकी हर अदा उसे अजबर थी, तो आवाज कैसे न पहचानता? काल कट चुकी हुई है वो जैसे हवाओं में था। अब तो कोई शुबा नहीं रह गया था कि माहौर भी उससे मोहब्बत करती है। उसकी मंजिल ही उसके हमकदम है। उसने फौरन ये नंबर अपने कॉन्टेक्ट्स में सेव किया। अब उसे माहौर से इसी नंबर पर बात करना थी। वो आंखें बंद किए उसे ही सोच रहा था जब डोर नॉक करने के बाद मोमिन ने अंदर आने की इजाजत मांगी। उसने पलटकर खुशदिली से उसे अंदर आने की इजाजत दी और मोबाइल टेबल पर रख दिया। खुद वो भी दोनों हाथों से कॉलर झटकता सीट पर बैठ गया। खैरियत सर, आज तो आपका मूड बेहद फ्रूटी है। मोमिन के इस्तफसार पर उसने अचंभे से पूछा, ये फ्रूटी क्या है? मेरी अपनी इस्तिलाह है। अगर ऑफ मूड में होते तो मैं खट्टा मीठा कहता, अगर उदास होते तो सॉल्टी कहता, लेकिन चूंकि आप इस वक्त बेहद खुश हैं इसलिए मेरी नजर में ये फ्रूटी मूड है। सालक खुलकर हंसा और बोला, तुम भी अजीब शय हो मोमिन। अच्छा, अगर मेरा मूड तुम्हारे दादा जैसा होता तो क्या कहते? मोमिन की दूसरी बात में दादा का तज़किरा हुआ करता था, इसलिए अब सालक को भी गायबाना आशनाई तो हो ही चुकी थी। उनका मूड तो कॉकटेल है सर, हर जायका, हर रंग, हर खुशबू बेक वक्त। वो तो गुरु है सर, गुरु। सूप पर वो एक बार फिर तो सीफी अंदाज में हंसा। वैसे तुम्हारी संगत में कोई भी बोर नहीं हो सकता मोमिन, तुम अपनी बातों से बांध लेते हो। वो भी यही कहती है सर, बेख्तियार उसकी जुबान से फिसला। हाँ, वो कौन भाई? मुझे नहीं बताया अब तक। मुझे लगा आप खासे समझदार हैं, अंदाजा हो गया होगा। उसके लतीफ तंज पर वो हंस दिया। अब तो हंसी बात बे बात उसके होंठों से फूटती थी। मेरी समझ बूझ तो लंबी छुट्टी पर जा चुकी मोमिन तुराब। अगर किसी मर्द की जहानत को औरत महमेज कर सकती है तो उसकी अकल मुट्ठी में करने की सलाहियत भी औरत ही रखती है। और ये लड़की माँ, इससे पहले कि वो जुमला मुकम्मल करता ऑफिस का दरवाजा झटके से खुला था और आदिल पाशा सपाट तासुरात लिए अंदर दाखिल हुए। मोमिन फौरन सीट छोड़कर अलर्ट सा खड़ा हो गया। सालक पाशा भी बाप को देखकर एक पल को हैरान हुआ था, मगर फिर फौरन अपनी जगह छोड़ता टेबल की साइड से घूमकर सामने आ खड़ा हुआ। आदिल पाशा नाक की सीध में चलते उसके रूबरू आए और मशीनी अंदाज में बेटे को गले से लगाकर जांचती निगाहों से देखते हुए कहने लगे, कैसे हो बेटा? मुझे काफी दिन लग गए। उम्मीद है सब कुछ ठीक जा रहा होगा। फाइन अभी, और सब कुछ ओके है। आप कब आए? आई मीन फ्लाइट से सीधा ऑफिस आ रहे हैं या घर गए थे? सालक पाशा के अंदाज में इस कदर ठहराव था कि मोमिन ठिठक कर उसे देखने लगा। दोनों बाप बेटे उसे जरूरत से ज्यादा फॉर्मल महसूस हुए थे।
نہیں, سیدھا آفس آیا ہوں، ایک دو امپورٹنٹ کام تھے، سوچا نپٹا کر ایک ہی بار گھر جا کر تھوڑا ریسٹ لوں۔ تم بھی شام میں جلدی آ جانا، بہت ضروری کام ہے جو میں مزید پینڈنگ نہیں ڈال سکتا۔ سرد اور گہرے لہجے میں کہتے وہ سالک کو باور کرا رہے تھے کہ وہ کچھ بھی نہیں بھولے۔ سالک کے ماتھے کی رگ پھڑک کر رہ گئی۔ وہ ذہنی طور پر تیار تھا، اسی پل اس کا دھیان مومن کی جانب گیا تو چونک کر تعارف کروانے لگا۔ ابھی میٹ ہم، مومن تراب، آپ سے ذکر کیا تھا میں نے، اتفاق سے آپ کی ابھی تک تفصیلی ملاقات نہیں ہو سکی مومن سے۔ یہ تراب الحسن انکل کے بیٹے ہیں، آپ کے فرینڈ ہوا کرتے تھے وہ۔ عادل پاشا نے بغور مومن کو دیکھا، جانچا اور آنکھیں سکوڑ کر دونوں ہاتھ کوٹ کی پاکٹس میں ڈالتے ہوئے بولے، مرے ہوئے لوگوں کو میں دوست نہیں رکھتا اور زندوں کے ساتھ میں دوستی نہیں کرتا، محض تعلق نبھاتا ہوں۔ اینی ویز ینگ مین، تم سے پھر ملاقات ہوگی۔ وہ ایک استہزائیہ نگاہ مومن تراب پر ڈال کر ایڑیوں کے بل گھومے اور آفس سے باہر چلے گئے۔ مومن تراب تنے اعصاب کے ساتھ ان کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ اسے بے حد ہتک کا احساس ہوا تھا، جبکہ سالک پاشا اس صورتحال میں عجیب سی کیفیت کا شکار چپ کا چپ کھڑا رہ گیا۔ وہ اپنے امپلائیز کی عزت نفس کا بے حد خیال رکھتا تھا اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ مومن تراب کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے، مگر اس گھڑی اسے سجھائی نہیں دیا کہ وہ اس سے کیا کہے۔ وہ پچھلے ایک گھنٹے سے کافی شاپ پر بیٹھا ماہور کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا موڈ بری طرح بگڑا ہوا تھا، ہر شے زہر لگ رہی تھی۔ عادل پاشا نے آفس میں جس طرح سے اس کی انسلٹ کی تھی، ایک پل کو تو جی کیا کہ لات مارے اس نوکری کو، مگر ان کے جانے کے بعد سالک پاشا نے اس سے مناسب الفاظ میں اپنے والد کے رویے کی معذرت کی تھی۔ اس کے باوجود دل سے ملال کم نہیں ہوا تھا۔ جو رعونت اسے عادل پاشا کی آنکھوں میں دکھی تھی وہ رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ اس نے علی صبح گھر سے نکلنے سے پہلے ماہور کو ٹیکسٹ کر دیا تھا کہ آفس ٹائم کے بعد کافی شاپ پر ملے۔ وہ دونوں اکثر یہی ملا کرتے تھے، مگر اب ماہور کو آنے میں دیر ہو رہی تھی اور اس کا پہلے سے خراب مزاج مزید بگڑ رہا تھا۔ اس نے ٹیبل پر رکھے پانی کا گلاس ایک سانس میں خالی کر کے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ تبھی اسے دور سے ماہور لنگڑاتی ہوئی آتی دکھائی دی۔ وہ خشمگین نظروں سے اسے دیکھتا رہا، حتیٰ کہ وہ دھپ کر کے اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھی۔ سوری، میں لیٹ ہو گئی، اس نے تھکی تھکی سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ چہرہ دہک رہا تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی، مگر مومن کے دماغ پر غصہ اس قدر حاوی تھا کہ وجہ پوچھنے کی بجائے دیر سے آنے پر ناراض ہونے لگا۔ کہا نہ سوری، آفس میں بہت کام تھا، پھر ٹریفک اور اس سے بڑی مصیبت میرا جوتا۔ وہ اس کے غصے سے خائف ہوتے ہوئے بولی، بہانے مت بناؤ ماہی، صاف کہو کہ آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہ تو میں ہی پاگل ہوں جو پیچھے پڑا رہتا ہوں تمہارے۔ وہ ہنوز منہ پھلائے درستگی سے بولا، ایسا بھلا ممکن ہے مومن کہ میرا دل تم سے ملنے کو نہ کرے؟ کس بات پر خفا ہو، کاہے کی ناراضی ہے؟ اس نے رسان سے پوچھا۔ میرا دماغ نہیں خراب ماہی کہ کہیں کا غصہ کہیں پر نکالو، تمہیں میری پرواہ نہیں ہے، تم محض اپنی سہولت دیکھتی ہو، یہ کبھی نہیں سوچتی کہ میرا دل کیا کرتا ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے مومن، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں اگر پرواہ نہ کرتی تو تمہارے ایک ہی بار کہنے پر یہاں چلی نہ آتی، جبکہ تم جانتے ہو کہ مجھے گھر پہنچنا ہوتا ہے۔ ہاں تو نہ آتی نا، کیا کہہ لینا تھا میں کہہ ہی کہہ سکتا ہوں، وہ اوقات ہے میری۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، جب تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے تو مجھے کال کر لینا۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالتی کھڑی ہونے لگی۔ انداز سست تھا کہ مومن شاید اپنے غلط رویے کا احساس کرتے اسے روک لے، مگر وہ چٹک کر بولا، آپ جناب میری کال اٹھاتے ہی کہاں ہیں؟ میں پچھلے ایک گھنٹے سے یہاں تمہارے لیے بیٹھا خوار ہو رہا ہوں اور تم ہو کے مزے سے ٹہلتی آ رہی ہو۔ میں ٹہلتی نہیں آ رہی تھی مومن، میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے اپنے اسٹاپ کی بس مس کر دی، اس لیے آفس سے یہاں تک پیدل لنگڑاتی ہوئی آئی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے کھڑی ہوئی اور جلدی سے مڑ کر واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا تھا جسے مومن کے سامنے ہرگز نہیں بہانا تھا اسے۔ اس کی بات پر مومن تراب پل بھر کو ساکت رہ گیا، پھر سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر خود کو جی ہی جی میں جی بھر کر کوسا۔ اف! عادل پاشا پر آئے غصے نے اس کی عقل اتنی سلب کر لی تھی کہ ماہور کو لنگڑاتے ہوئے آتا دیکھ کر بھی اسے خیال نہیں آیا کہ وہ ایسے کیوں چل رہی ہے۔ اب حسب معمول وہ تولے بنا بول بیٹھا تھا۔ ٹیبل پر پڑا گلاس اگر کانچ کا نہ ہوتا تو وہ لازمی اپنے سر پر دے مارتا۔ پیشانی کو دوبارہ ہلکے ہلکے مارتا وہ تیزی سے اٹھا اور ماہور کے پیچھے لپکا۔ اس کا ٹوٹا ہوا کینوس شو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ حالت تو ان کی ویسے بھی کافی خستہ تھی، مگر وہ انہی سے کام چلا رہی تھی۔ وہ سیٹی بجانے کے انداز میں سانس خارج کرتا اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ دونوں بالکل خاموشی سے چلتے فٹ پاتھ پر ہو گئے۔ نہ ماہور نے اس کی طرف دیکھا اور نہ اس نے اسے بلانے کی غلطی کی۔
कुछ आगे जाकर मोड़ मोड़ते ही जूतों की दुकान थी। करीब आने पर उसने यकदम माहौर का हाथ थामा और बगैर उसे संभलने का मौका दिए उसे लिए अंदर दाखिल हो गया। एक सेल्समैन खैर मकदमी मुस्कुराहट सजाए तेजी से उनकी जानिब बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे अपनी मिसेज के लिए अच्छे से फॉर्मल शूज दिखाइए, वो सेल्समैन से कहता उसे लिए कस्टमर सीट पर आ बैठा। सेल्समैन साइज पूछकर तेजी से वापस मुड़ गया। माहौर ने झटक कर अपना हाथ उसके हाथ से निकाला और धीमी आवाज में गुर्राते हुए बोली, ये क्या तमाशा है, मुझे नहीं लेना कोई जूता शूता, और तुमने किस खातिर में मुझे बीवी कहा, अपनी दिमाग चल गया है क्या? दादा कहते हैं मेरे पास दिमाग नामी आइटम है ही नहीं, इसलिए उसे क्या चलाना और क्या बिठाना। बाकी रह गई मिसिस कहने वाली बात तो मोमिन ने उसकी तरफ रुख फेरकर आंखों पे आंखें डाली। उसका लहजा भारी हुआ। माहूर का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो कसम ले लो मजा आ गया ऐसा कहते हुए। मुझे बड़ा तजस्सुस था कि वो क्या लुत्फ होता होगा जब कोई किसी हसीन दोशीज़ा को अपनी मिसेस बुलाता होगा। आज पता चला कैसा स्वाद आता है, वाह। अब वो नॉर्मल लेबो लहजे में चटखारा भरते कह रहा था। माहूर ने अपना बैग खींचकर उसकी टांग पर दे मारा। सेल्समैन जूतों के सैंपल्स उठाए उनके करीब चला आया। वो एक एक करके माहूर के आगे रखने लगा। वो बादल ना खास तो उन्हें पहन पहन कर चेक करने लगी। मोमिन ने खुद ही 2 नफीस से डिजाइन वाले शूज पसंद किए और उन्हें पैक करने का कहकर उठ खड़ा हुआ। बिल्कुल किसी जिम्मेदार शोहर की तरह उसे अपनी पुश्त से ढापे साथ लिए वो कैश काउंटर पर बिल पे करने के बाद बाहर निकल आए। एक बॉक्स में से जूते निकालकर मोमिन ने उसी वक्त माहूर के पैरों में रखे ताकि वो अभी ही उन्हें पहन सके। अपने पांव जूतों में डालते हुए बेख्तियार उसकी आंखें भर आई। आंसू लुढ़क कर गालों पर फिसल गए। इतनी परवाह, इतना तरद्दुद, वो भी उसके लिए। उसे ख्वाब सा लग रहा था सब। मोमिन ने ब्लैक कोट शूज में धंसे उसके सफेद पैरों से निगाह चुराते हुए उसकी पानी भरी निगाहों में झांका। धत तेरे की, बंदा किस किस तरफ से दामन बचाए। उसकी ग्रे आंखें आंसुओं से धुलकर कांच की तरह चमक रही थी। वो थोड़ा बिगड़ते हुए बोला, क्यों रो रही हो? मरा नहीं हूं अभी। अब अगर ये चाह रही हो कि तुम्हारे आंसू चुन लूं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर तुमने यही जूता उठाकर मुझे मार देना है। मुझे घर जाना है, इन जूतों की कीमत बता दो, मैं अदा कर दूं। वो उसकी बात नजरअंदाज करती पूरी संजीदगी से बोली। मोमिन चिढ़ गया। क्यों, तुम क्यों अदा करोगी? कौन हूं मैं माही? सिर्फ अंगूठी पहनानी बाकी है, वरना मैं तुम्हें फिल वक्त अपनी मंगेतर और आने वाले वक्त में अपनी मिसेज ही समझता हूँ। तो क्या मैं अपनी मंगेतर से पैसे लूंगा? शर्म आती है। हाँ, दादा होते तो जरूर ले लेते। उसने ऐसा कहकर माहूर को हंसाने की नाकाम कोशिश की थी, मगर वो हनूज संजीदा थी। वो खामोशी से एक तरफ चल दी। पता नहीं दिल क्यों भर भर आ रहा था। मोमिन उसकी नाराजगी की वजह अपने रवैये को गर्दानते हुए सफाई देने लगा। सॉरी माही, मैं गुस्से में था, ऊपर से तुमने आने में इतनी देर कर दी, सारी फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकल गई। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो शर्मिंदा सा उसे बोलने पर उकसा रहा था, मगर वो उसी कैफियत में सपाट सी चली जा रही थी। तंग आकर वो एकदम उसके सामने आ खड़ा हुआ। माहौर को अगले पल रुकना पड़ा, वरना उससे टकरा जाती। मेरी बात का जवाब दो माही, वरना मैं ना खुद हिलूंगा यहाँ से ना तुम्हें जाने दूंगा। मोमिन तुराब, आपने तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ली। क्या आप मुझे बताएंगे कि कोई है ऐसा शख्स जिस पर मैं अपनी खोलन निकाल लूं? निकालती तो हो। माहौर के ऐसा कहने पर वो मस्कीन सी शक्ल बनाते हुए बोला, मुझ पर। दोनों खामोशी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर यकबायक दोनों ही हंस दिए। अब बताओ क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में थे? माहौर ने उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए कहा। मोमिन ने आदिल पाशा का रवैया और गुफ्तगू लफ्ज ब लफ्ज बता दी। उसे सच में बेहद अफसोस हुआ। कभी कभार बाइख्तियार इंसान सबसे ज्यादा बेएतबार हो जाता है, क्योंकि जिसका अपने लबो लहजे पर बस नहीं, उससे ज्यादा कमजोर इंसान कौन होगा भला। और ये ऊंची मसंदों पर बैठे छोटे जहनों वाले किरदार हमारे माशरे में आम हो चुके हैं। जब से उसने अमली जिंदगी में कदम रखा था, आए रोज साबका पड़ता था ऐसे लोगों से। हैरत होती है मुझे ये सोच कर कि सर सालक जैसा फ्रेंडली और हम्बल इंसान उनका बेटा है। मैं अपने बाबा के हवाले से बहुत टची हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनकी दोस्ती को बेमोल करना। दादा बताते हैं कि मेरे बाबा ने सरादिल की तब मदद की थी जब वे बेहद मुश्किल में घिरे थे। हमारे ही घर के ऊपर वाले पोर्शन के 2 कमरे करीबन 8 माह तक इनके जेरे इस्तेमाल रह चुके हैं, और आज ये ऐसे बन रहे थे जैसे मेरे बाबा पर उल्टा इनके एहसानात हो। माहौर जवाबन कुछ नहीं बोले। उसके चेहरे पर दुख के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। मोमिन ने उसकी तरफ देखा तो दिल को कुछ हुआ। उसे तासुफ हुआ कि महज उसकी वजह से माहौर अफसुर्दा हो गई थी। पहले बिला वजह नाराजगी दिखाई और बाद में ये सब बता के इसका दिल दुखाया।
وہ تو ہمیشہ سے مشکلات اور مصائب میں گھری رہی ہے، بھلا وہ اس پر اپنی تکلیف کا بوجھ کیوں ڈال رہا ہے؟ اس نے تو ہمیشہ اسے خوش رکھنے کا عہد باندھا تھا۔ سانس چلتے مومن نے خود کو ملامت کیا اور پھر شرارت سے اپنا کندھا ماہور کے کندھے سے ٹکرا کر اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ وہ اس طرح کی حرکت کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی، سو لڑکھڑا کر گرنے ہی لگی تھی کہ مومن نے جھٹ اس کا بازو تھام لیا اور ہنس دیا۔ ماہور نے اسے غصے سے گھورا اور جواباً دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دے دیا۔ وہ الرٹ کھڑا تھا، ٹس سے مس نہ ہوا بلکہ مزید ہنستے ہوئے اسے چڑھانے لگا۔ ماہور نے دونوں آنکھیں سکوڑ کر چند ثانیوں سے گھورا اور نئے پہنے کوٹ شوز سے اس کا جاگز میں مکید پاؤں کچل دیا۔ جواب میں مومن نے اتنی بلند چیخ ماری کہ ماہور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھتی ارد گرد سے نظر چراتی تیزی سے اسے کچھ فاصلے پر ہو کر چلنے لگی۔ مومن اس کے تیور دیکھ کر ہنسی دباتے ہوئے شرافت سے اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ ذرا آگے جا کر ایک گھر کے تھڑے پر سٹاپو بنا ہوا تھا، شاید بچے کھیلتا چھوڑ گئے تھے۔ مومن نے بغور دیکھا اور اگلے ہی پل دونوں ہاتھ جینز کی پاکٹس میں پھنسائے سٹاپو کے خانے پھلانگ رہا تھا۔ ماہور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اب تمہاری باری ماہی، سامنے کھڑے رہتے ہوئے اس نے ہاتھ سے ماہور کو کھیلنے کا اشارہ کیا۔ پاگل ہو کیا؟ مجھے نہیں کھیلنا آتا، میں نے بچپن میں بھی کبھی نہیں کھیلا۔ ماہور بدک گئی۔ جیسے میں نے کیا ہے ویسے ہی کرنا ہے، سمپل، آؤ نا۔ ماہور نے اب کے انکار نہیں کیا بلکہ اپنا بیگ مضبوطی سے تھامتی وہ بالکل مومن کے انداز میں سٹاپو کے کھانے پھلانگ رہی تھی۔ خوشی اور جوش نے یکدم اس کی رنگت سرخ کر دی تھی، اسے ایسا کرنے میں بے حد لطف آیا تھا۔ یوں لگا جیسے ٹینشن سے ریلیف ملا ہو۔ چند ساعتوں بعد وہ دونوں باری باری آگے پیچھے کھانے پھلانگتے دوبارہ واپس جاتے اور پھر یہی عمل دہراتے۔ دونوں کے کہکہے بے فکرے اور نکھرے ہوئے تھے۔ مومن ماہور کو ہنسانے کے گر جان گیا تھا، وہ اس کی خوشی میں خوش رہنے کی ادا سیکھ گیا تھا۔ عادل پاشا آفس کی ریوالونگ چیئر پر دھیرے دھیرے جھولتے کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ بایاں ہاتھ مسلسل پیپر ویٹ گھمائے جا رہا تھا۔ سامنے کچھ ڈاکیومنٹس کھلے پڑے تھے جن کے اوپر دھرا پین بھی یوں ہی کھلا رکھ دیا گیا تھا۔ سوچیں مستقل ایک ہی مسئلے کے گرد گھوم رہی تھی۔ وہ آج ہی کراچی سے واپس لوٹے تھے اور سیدھے آفس چلے آئے تھے۔ ان کا 2 دن کا پروگرام کچھ ضروری کاموں کی وجہ سے کئی دن پر چلا گیا تھا، مگر اتنی مصروفیت میں بھی ان کا ذہن سالک پاشا کے رویے اور اس کی ضد سے نہیں ہٹا تھا۔ جب جب انہیں سالک کا 2 ٹوک انداز اور لب و لہجہ یاد آتا رہا تب تب انہیں اس انجان لڑکی ماہور پر طیش آتا رہا تھا، جس کی وجہ سے آج ان کا بیٹا ان کے روبرو بولنے کی جرأت کر پایا تھا۔ یکدم ایک خیال آنے پر انہوں نے پیپر ویٹ ہاتھ سے چھوڑا اور موبائل پکڑ کر کسی نمبر پر کال کی۔ دوسری طرف سے فوراً کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہاں ایاز، ایک کام کہا تھا تمہیں، کیا بنا اس کا؟ دوسری جانب سے ایسا کچھ کہا گیا تھا کہ ان کے ماتھے کی رگیں ابھرنے لگی تھیں اور چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ وہ اپنی آواز کو پرسکون رکھتے ہوئے بولے، یعنی میرا شک درست نکلا۔ ٹھیک ہے ایاز، تم مجھ سے آفس میں ملو، باقی ڈیٹیلز یہاں آ کر ڈسکس ہوں گی۔ سی یو۔ کال کاٹ دینے کے بعد وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پیپر ویٹ تھاما اور اسے پوری طاقت سے سامنے لگی LED پر مار دینا چاہا، مگر اگلے لمحے انہیں ہوش کے ناخن دلا گئی۔ انہیں خود کو کمپوز رکھنا تھا، یہ وقت بے وقوفی کرنے کا نہیں تھا، عقل مندی سے چال چلنے کا تھا۔ انہیں ایسا کچھ کرنا تھا کہ سالک خود بخود اس لڑکی سے دستبردار ہو جائے اور نانا کو بھی احساس نہ ہونے پائے کہ وہ اس لڑکی کی اصلیت جان گئی ہے۔ وہ واپس سیٹ پر بیٹھے اور لمبے لمبے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے لگے۔ دھیان اس لڑکے مومن تراب کی جانب بھی چلا گیا تو آنکھیں میچ کر ایک بار پھر کڑوی گولی نگلی ہو جیسے، بلڈی ایڈیٹس، قبر کے مردے اب نکل کر سامنے آنے رہ گئے ہیں بس۔ بھلا وہ مومن تراب کو کیسے نہ پہچانتے؟ وہ اس وقت بہت چھوٹا تھا جب انہیں اس کے باپ تراب الحسن کے گھر چند ماہ کے لیے قیام کرنا پڑا تھا۔ وہ دن تھے جب ان کی زندگی نے یو ٹرن لیا تھا۔ ماہور کو مومن گھر چھوڑنے کے بعد واپس ہوا تھا تو راستے میں اسے ریان ایک بہترین فرنیچر شاپ سے سامان لوڈ کرواتا نظر آیا۔ وہ حیران سے اس کی طرف چل دیا، مگر اس سے پہلے ہی سامان کی لوڈنگ مکمل ہوئی اور وہ خود لوڈر کے ساتھ کھڑی بائک پر بیٹھے لڑکے کے کندھے کو تھپ تھپاتا اس کے پیچھے بیٹھا اور لوڈر کو چلنے کا اشارہ دیا۔ لوڈر پر ایک 7 سیٹر نیا صوفہ، سینٹرل ٹیبل، ایک چھوٹے سائز کا کاؤچ اور خوبصورت شوکیس لوڈ کیا گیا تھا۔ مومن کو یہی لگا کہ یقیناً ماہور نے گھر میں نیا فرنیچر ڈلوایا ہے۔ لامحالہ اسے خوشی بھی ہوئی۔ ماہور کی ہر کامیابی اسے اپنی ذاتی کاوش لگتی تھی۔ اس نے سوچا کہ انہی قدموں واپس ماہور کے گھر کی طرف چل دے اور ریان کے ساتھ سامان ان لوڈ کروانے میں مدد بھی کروا دے۔
لیکن اگلے ہی پل وہ اچنبے سے ریان کو مخالف سمت جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے تعاقب میں لوڈر بھی چل دیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سامان ریان کے کسی دوست کا ہو اور ریان مدد کی غرض سے اس کے ہمراہ ہو۔ وہ خود سے ہی قیاس کرتا کندھے اچکاتا اپنی راہ ہو لیا، مگر اچانک سے نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ قریب سے گزرتے رکشے کو ہاتھ دے کر روکا اور اس میں بیٹھ کر لوڈر کی نشاندہی کروا کے اس کا پیچھا کرنے کو کہا۔ ابھی تک وہ لوگ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے تھے، مگر جس رفتار سے رکشہ جا رہا تھا اسے لگتا تھا کہ وہ یقیناً ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اسے افسوس ہوا کہ کاش اپنی گاڑی میں ہوتا تو اب تک بالکل سر پر پہنچ چکا ہوتا ان کے۔ شاویز کو اپنے میاں جی کو لے کر ڈاکٹر کے ہاں جانا تھا، تو اس کی آسانی کے لیے اسے خود گاڑی کی چابی پکڑائی تھی، مگر اس گھڑی گاڑی کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر بھی تھوڑی سی تگودو کے بعد رکشے والا ان کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ چند مزید موڑ مڑ کر ریان اور وہ لڑکا ایک تنگ اور چھوٹی سی گلی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے لوڈر بھی رک گیا۔ گلی کے اندر اسے لے جایا نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا یہیں سے وہ لڑکا اور ریان لوڈر والے کے ساتھ مل کر سامان اتروانے لگے۔ مومن کسی گاڑی کی آڑ میں ہو کر سارا منظر ملاحظہ کر رہا تھا۔ سامان اتروایا جا چکا تھا اور اب اندر گلی سے ہی ایک دو مزید ہٹے کٹے سے جوان لڑکے باہر نکلے اور احتیاط سے سامان اٹھا کر اندر لے جانے لگے۔ ریان بھی ان کے ساتھ مدد کروا رہا تھا، مگر وہ لوگ بڑی عزت اور احترام سے اسے بار بار ایسا کرنے سے روک رہے تھے۔ یعنی ریان ایز اے ہیلپر ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اسے ہاتھ بٹانے سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر ہیلپر نہیں ہے تو کیا بائر ہے؟ مگر اس نے یہ سارا سامان بھلا کس کے لیے اور کیسے خریدا ہے؟ اتنی رقم کہاں سے آئی اس کے پاس؟ ایسی کتنی ہی سوچیں اس وقت مومن کو پریشان کر گئی تھی۔ وہ گاڑی کی آڑ سے نکل کر ذرا فاصلے پر بنی پودوں کی باڑ کے پیچھے آ بیٹھا۔ اب اسے گلی کے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سامان ایک ہلکے سبز رنگ کے گیٹ والے گھر کے اندر جاتا دکھائی دیا اور ریان بڑے فخر سے گردن اکڑائے گیٹ کے ساتھ کھڑا جیسے سپرویژن کر رہا تھا۔ سارا سامان اندر جا چکا تو ایک خاتون اندر سے باہر آئی اور آتے ساتھ ہی چٹا چٹ ریان کی بلائیں لینی شروع کر دی۔ ان کا انداز چاپلوسانہ تھا، چہرے اور جسے سے ہی خاصی چالاک دکھائی پڑتی تھی۔ وہ بائک والا لڑکا اور دوسرے دونوں لڑکے بھی ان کے گرد کھڑے نثار ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، مگر اگلا منظر مومن کے لیے زیادہ حیرت انگیز تھا۔ وہ خاتون اس کو پیار کر کے ایک جھٹکے سے سپاٹ سا چہرہ لیے واپس اندر مڑ گئی تھی۔ ان کی تقلید میں تینوں لڑکے بھی چلے گئے۔ ریان نے بھی اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے، مگر گیٹ پوری طاقت سے اس کے منہ پر ہی بند کر دیا گیا تھا۔ وہ جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ اس لمحے اس کے چہرے پر جو کھسیاہٹ اور شرمندگی تھی وہ مومن دور سے بھی صاف دیکھ سکتا تھا۔ مومن کو کچھ نہیں کافی کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ یہ سارا سامان ریان نے ان لوگوں کو دیا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ کیسے اور کیوں؟ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ کیا ماہور کو اس بات کا پتا تھا؟ وہ بھی ریان اور سیف کے ساتھ اس قدر فرینک نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹ ریان سے ہی پوچھ لیتا۔ اس کا رد عمل شدید بھی ہو سکتا تھا۔ ریان منہ لٹکائے واپس آ رہا تھا اور اس سے پہلے کہ اس کی نگاہ مومن پر پڑتی وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا، مگر گھر پہنچنے تک اس کا ذہن مسلسل انہی باتوں میں الجھا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ ریان کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ گھر پہنچی تو پہلی بار اسے گھر کا ماحول بے حد پرسکون اور نکھرا نکھرا لگا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر اور ہر کام مکمل۔ صفائی سے لے کر کچن تک زلیخا دادی نے سمیٹ رکھا تھا۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو سیف اور زونی دونوں فرش پر بچھے پرانے قالین پر آڑے ترچھے لیٹے ہائے وائے کی مصنوعی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ ماہور کو دیکھتے ہی دونوں نے لیٹے لیٹے واویلا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ بڑا ظلم ہوا آپ کے بھائیوں پر، دادی نے سارا گھر صاف کروایا ہم سے، زونی سے صحن دھلوایا اور مجھ سے سر پر کھڑے ہو کر اندر سے گھر صاف کروایا۔ کچن جنت سے صاف کیا اور یقین مانے جوڑ جوڑ ہلا دیا انہوں نے ہمارا۔ صوفے پر زلیخا دادی جنت کو گھٹنوں میں لیے اس کے بالوں میں تیل لگا کر انہیں ہلکے ہاتھوں کی مالش کر رہی تھی۔ جنت آنکھیں مونڈے بڑے خوشکن تاثرات کے ساتھ بیٹھی تھی، ورنہ وہ بہت کم کسی بات پر تاثر دیتی تھی۔ وہ سیف کی بات پر ہنستے ہوئے دھپ سے دادی کے پہلو میں گری۔ آئے ہائے دھان پانسی ہو، مگر صوفے کی چولیں ہلا دی تم نے۔ سکون سے بیٹھو، پہلے ہی سارے گھر کا سامان پانی کا بلبلا بنا ہوا ہے۔ ادھر ٹھیس لگی ادھر پھٹ سے پھٹا۔ وہ اس کے یوں بیٹھنے پر چڑھتے ہوئے بولی، ہاتھ ہنوز مصروف تھے۔ آپ سامان کی کیا بات کرتی ہیں دادی، یہاں تو ہم خود پانی کا بلبلا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اتنی ٹھیس لگی ہمیں مگر ہم فنا نہیں ہوئے۔ مت کرو ایسی باتیں ماہور، زندگی بہت سے لوگوں کا بڑا کڑا امتحان لیتی ہے۔ دنیا بھری پڑی ہے جنہیں قدم قدم پر زندگی نے آزمایا، اونچائیوں سے پٹخا، پستیوں میں لا گرایا،
मगर उनके सब्र पर हर्फ नहीं आया। हर बार गिरने पर वो पहले से ज्यादा मजबूत कदमों से खड़े हुए। मुझे इनकार नहीं तुम लोगों की सऊबतों से, मगर क्या ये कम है कि इनका मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास अहलियत तो थी, काबिलियत तो थी। क्या होता अगर तुम खुद माजूर होते ही अपने किसी बहन भाई को ऐसी तकलीफ में देखना पड़ता? जिंदा तो तब भी रहना ही पड़ता ना। इसलिए मेरा बच्चा जो गुजर गया उसे अमाल की ज़कात समझो और आने वाले कल की तैयारी रखो। जो जिंदगी रही तो अगर बुरा वक्त देखा है तो इसीलिए कि अच्छे की कदर कर सको। वो गीली आंखें लिए गुम चुप सी बैठी सुनती रह गई थी। सैफ ने भी पूरे इन हमाक से जुलेखा दादी की बातों को सुना था। उसके दिल को लगी थी ये गुफ्तगू। जुलेखा दादी ने जन्नत के बाल सलीके से बांधे और उसे उठाकर माहूर का हाथ पकड़कर मोहब्बत से अपने आगे बिठाया। इधर बैठो, अब जरा तुम भी अपने बालों में तेल डलवाओ। देखो कितने प्यारे बाल हैं माशाल्लाह, सुनहरी तारें झिलमिला रही हैं। इनका ख्याल रखा करो बच्चे। उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां चलाती उसका ध्यान अब दूसरी सिमत मोड़ रही थी। उनकी उंगलियों के लम्स ने पल भर में माहूर को आंखें मूंद लेने पर मजबूर कर दिया। जुलेखा दादी की पोरों के जरिए ममता का नरम गरम एहसास उसकी जिल्द में सरायत कर रहा था। जी चाह रहा था कि वक्त थम जाए और वो यूं ही मूरत बनी बैठी रहे। दादी, उसने मध्यम आवाज से उन्हें पुकारा। दादी, आपको अपने बेटों की याद नहीं आती? ना उनका कोई फोन आता है ना आप उन्हें करती हैं। क्या आप मिस नहीं करती उन्हें? करती हूँ, क्यों नहीं करती? भला माँ भी कभी अपनी औलाद को याद किए बगैर रह सकती है? औलाद से दूरी कुंद छुरी की तरह होती है, ना गर्दन उतरती है ना जान निकलती है। तो भला मैं कैसे न याद करती होंगी? नहीं दादी, हर माँ औलाद को याद नहीं करती। कुछ माएं बड़ी अजीब होती हैं दादी, बड़ी अजीब। सैफ ने अपने मोबाइल से नजर हटाकर फौरन माहूर को देखा था। वो उसे रोक लेना चाहता था इस मौजू पर बात करने से। खासतौर पर जूनी और जन्नत के सामने तो वो हत्तल मकदूर कोशिश करते थे कि ऐसी कोई बात हरगिज ना हो जिससे उनके दिलों में सवाल उठे। इससे पहले कि जुलेखा दादी कोई जवाब देती, लाउंज का दरवाजा धाड़ से खुला और रियान तपे तपे चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुआ। बिना सलाम किए सीधा कमरे में जाने लगा था कि सैफ ने रोक लिया। कहाँ से आ रहे हो रियान, और इतने गुस्से में क्यों हो? किसी से लड़ाई हुई है? किसी से नहीं, प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करे कोई, उसने निपा तुला सा जवाब देकर दोबारा कदम कमरे की जानिब बढ़ाए। रियान, क्या हुआ है बेटा, मुझे बताओ, तुम आजकल इतने बेजार से क्यों रहते हो? मसला क्या है आखिर? कॉलेज में तो सब ठीक ठाक है ना? माहौल परेशान हो गई थी। वो कई दिन से रियान के रवैये में अजीब सी तब्दीलियां नोटिस कर रही थी। आप मेरी इतनी फिक्र ना किया करें अपिया, बच्चा नहीं हूं अब मैं। यूं बात बात पर मुझसे पूछताछ करके क्या साबित करती हैं कि मुझे हर बात और हर काम के लिए आपकी इजाजत की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छोड़ दें हम लोगों को हमारे हाल पर, हमें स्पेस दें अपिया। इतना बदतमीज लहजा और रियान का सबको कुछ देर के लिए जैसे सांप सूंघ गया था। सैफ गुस्से से उठा था। इससे पहले कि वो रियान को थप्पड़ जड़ देता, माहौर ने फौरन झपट कर उसका हाथ थामा। ये और बात कि इस वक्त उसके अपने हाथ कपकपा रहे थे। सैफ ने उसकी बेबसी को एक ही पल में महसूस कर लिया था। जुलेखा दादी ने रियान को बिना झिझक डांट कर अंदर कमरे में जाने को कहा तो वो रास्ते में आई हर चीज ठोकर पर रखता अंदर चला गया। माहौर सदमाती कैफियत में बमुश्किल खुद को बिठा पाई। सब हैरान थे, अफसुर्दा थे। जुलेखा दादी ने माहौर का सर अपने सीने से लगा लिया तो वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो दी। उसे अपनी सारी मेहनत और रियाजत खाई में जाती दिखाई दे रही थी। अपनी औलाद की तरह भाई पाले थे उसने, कैसे उसे ताना मार गया था। वो जितना भी लगती कम था। डिनर पर बेहद खामोशी थी। मामूल के बरखिलाफ सालक भी इस वक्त मेज पर मौजूद था, मगर मगन सा बस खाना खा रहा था, जैसे अकेला बैठा हो। यही हाल आदिल पाशा का था। नैमा पाशा को होल से उठ रहे थे। वो कभी कोई चीज पकड़ाने के बहाने तो कभी पानी डालने के बहाने कोई ना कोई बात करने की कोशिश कर भी रही थी। तब भी आदिल पाशा उनकी किसी बात का खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे रहे थे। दोपहर में आदिल पाशा ऑफिस से आने के बाद सीधे बेडरूम में चले गए थे। नाइमा को हैरत नहीं फिक्र हुई थी। ड्राइवर से ये तो मालूम हो चुका था कि वो कराची से आज सुबह वापस आ चुके हैं और एयरपोर्ट से सीधा ऑफिस चले गए हैं, मगर यह अंदाजा नहीं था कि मिजाज हनूज बरहम ही होगा। आदिल पाशा की हमेशा से आदत रही थी कि घर आते ही नाइमा के पास आते और चाय की फरमाइश करते थे, उसके बाद ही कमरे का रुख करते। मगर आज तो उन्होंने वापसी पर नाइमा से मुलाकात की, ना ही चाय की तलब का इजहार किया। कुछ देर बाद वो खुद ही हिम्मत जमा करती बेडरूम में दाखिल हुई थी। आदिल पाशा कपड़े तब्दील करके बेड पर बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम पाशा, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, हमेशा की तरह फिट हूँ और पूरी तरह बाखबर भी।
جو کہ آپ کے لیے یقیناً مایوس کن خبر ہے۔ ان کے سادے سے سلام کے جواب میں ایسا وزنی طنز نائمہ کو سہارنا مشکل لگا۔ اللہ نہ کرے پاشا، میرے لیے آپ کی سلامتی مقدم ہے، آپ کیوں مجھ سے بدگمان ہیں؟ دعا کیجیے نائمہ کہ میرے گمان درست ثابت نہ ہو، اگر ایسا ہوا تو بہت کانٹ چھانٹ کرنی پڑے گی، بڑی گرد اڑے گی اور یہ گرد بہت سے رشتوں کو اوڑھنا پڑے گی۔ آپ انتہائی نہج پر جا کر کیوں سوچتے ہیں پاشا؟ خدا را توازن رکھے، زیرک نگاہی سے کام لیں گے تو کسی بھی رشتے پر خاک ڈالنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ایک ہی اولاد ہے آپ کی، کچھ اس کی مان لیں، کچھ اپنی منوا لیں، اسی میں بھلائی ہے۔ بڑی جرت کی تھی انہوں نے جو اتنا بھی بول دیا، ورنہ وہ صرف سنا کرتی تھی اور اتنا بھی عادل پاشا کو جلتے توے پر بٹھا گیا تھا۔ آپ اس کے کندھے کیوں استعمال کر رہی ہیں؟ میری اولاد جتا کر کون سی اولاد کا دفاع کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے جانے سے پہلے آپ کو وارن کیا تھا کہ اگر اس سارے سلسلے کی کڑیاں آپ سے جا ملی تو یقیناً کسی کے بھی حق میں اچھا نہ ہوگا۔ اب آپ مجھے ڈکٹیٹ کرنا بند کریں اور اس معاملے کو مجھے ہی آخری حد تک لے جانے دیں۔ وہ سرد اور لاتعلق لہجے میں انہیں بہت کچھ باور کر آ گئے تھے۔ نائمہ پاشا کے جسم میں پھریری سی دوڑ گئی۔ اب آپ جائیے، مجھے آرام کرنے دیجیے، رات کو ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ لیٹ گئے تھے۔ نائمہ پاشا خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اس سے زیادہ بحث ان کے لیے ممکن ہی نہ تھی۔ ایک طویل رفاقت تھی ان کی عادل پاشا کے ساتھ، جس میں وہ ان کی مزاج کے وہ پہلو بھی جان چکی تھی جو خود ان کے بیٹے سے بھی پوشیدہ تھے۔ رات ڈنر سے کچھ دیر پہلے ہی وہ دوبارہ کمرے سے باہر نکلے تھے۔ ٹیبل لگنے تک کچھ وقت LED کی چمکتی اسکرین کو تکتے گزارا تھا۔ ڈائننگ پر بیٹھ کر بھی ان کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ اس قدر سنجیدہ اور سپاٹ تاثرات لیے ہوئے تھے کہ نائمہ پاشا کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ابھی انہوں نے چند لقمے ہی لیے ہوں گے کہ خوش باش اور فریش موڈ میں سالک وہاں چلا آیا۔ یہ عادل پاشا کے لیے اچنبھے کی بات تھی، مگر انہوں نے حیرانی کا اظہار ہرگز نہیں کیا تھا۔ سالک پاشا بے حد چہک رہا تھا، ہر ڈش کو جیسے اسے آج ہی ٹرائی کرنا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ مسلسل عادل پاشا کے ساتھ آفس کے چھوٹے موٹے مسائل بھی شیئر کر رہا تھا، یہ پرواہ کیے بغیر کہ وہ اسے کسی ایک بات کا بھی ہوں ہاں سے زیادہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ عادل پاشا بڑی گہری نگاہ سے بیٹے کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ سالک جو کل تک نائمہ پاشا کے چہرے پر نگاہ ڈالنا گوارا نہ کرتا تھا، آج انہی کے سامنے بڑے اطمینان سے نہ صرف کھانے پر تبصرے کر رہا تھا بلکہ ان کے منتھلی چیک اپ کے حوالے سے بھی پوچھ رہا تھا۔ نائمہ پاشا کنکھیوں سے عادل پاشا کو دیکھتی ہوئی گھبرائی سی اسے مختصر جواب دے رہی تھی۔ انہیں عادل پاشا کے چہرے پر چھائی سرد مہری شدید خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ انہوں نے التجائیہ نگاہوں سے سالک کو دیکھا تو وہ جواباً مبہم سا مسکراتے ہوئے کندھے اچکا گیا۔ دونوں باپ بیٹا امتحان ہیں، وہ دل میں سوچتی چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ رہی تھی جب عادل پاشا نے پلیٹ ذرا سی پرے کھسکائی اور نیپکن سے نفاست کے ساتھ ہونٹوں کے کنارے صاف کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نائمہ پاشا نے فوراً سوال کیا، کیا ہوا، آپ نے کھانا ادھورا کیوں چھوڑ دیا پاشا؟ تاکہ آپ دونوں کی گفتگو ادھوری نہ رہ جائے، میں اسٹڈی میں ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ عادل پاشا جا چکے تھے اور نائمہ پاشا کی حالت کاٹو تو لہو نہیں والی تھی۔ انہیں ایسا لگا جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ سن سی بیٹھی اسی جگہ ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی جس رخ ابھی عادل پاشا گئے تھے۔ سالک پاشا نے ان کی رنگت اڑے چہرے کو دیکھ کر دھیرے سے اپنے بائیں ہاتھ میں تھامے فورک کو نفیس کانچ کے گلاس کی سطح پر بجا کر انہیں متوجہ کیا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں، ابھی کو ہمیشہ سے اندھیرے میں تیر چھوڑنے کی عادت ہے، لگ جائے تو ٹھیک ورنہ روشنی میں مار دیں گے۔ ہاں ماریں گے ضرور۔ سالک نے اپنی بات کا خود ہی مزہ لیتے ہوئے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کے ابھی کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہے بیٹا، وہ مفروضوں پر نہیں چلتے، ان کا ہوم ورک ہمیشہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ میں بھی انہی کا بیٹا ہوں، آپ فکر نہ کریں، اس بار میں انہیں منمانی نہیں کرنے دوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ میرا، یہی طے ہوا تھا نا ہم دونوں کے بیچ۔ میری کامیابی آپ کی کامیابی ہے، مجھے یاد ہے، لیکن میں عادل پاشا کی نیچر سے خائف ہوں، میں نے ان کے بڑے روپ دیکھے ہیں، نہیں چاہتی کہ بے خبری میں نقصان اٹھا لوں۔ اب کی بار ایسا نہیں ہوگا، آئی پرامس۔ آپ بس اب جلد از جلد جانے کی تیاری کریں پلیز، میں اس معاملے کو مزید پینڈنگ نہیں ڈالنا چاہتا۔ سالک پاشا کا نرم لہجے میں کہا گیا تسلی آمیز جملہ ڈائننگ ہال کی دیوار سے لگ کر کھڑے عادل پاشا نے بغور سنا تھا۔ تم بہت بڑی بھول میں ہو میرے بیٹے، عادل پاشا کو ہلکا جان لیا تم نے، مجھے ہرانا تمہارے بس میں نہیں، میں وہ گرو ہوں جو آخری داؤ کسی کو نہیں سکھاتا، صرف خود کھیلتا ہے۔ ایک استہزائیہ مسکراہٹ نے ان کے ہونٹوں کا احاطہ کیا اور وہ دبے قدموں وہاں سے ہٹ گئے تھے۔
وہ بڑی محنت سے ماہور سے پوچھ پوچھ کر دادا کے لیے سوپ تیار کر کے لایا تھا۔ کل رات سے دادا کی طبیعت خاصی خراب تھی، سردی اپنا اثر دکھا گئی تھی، مسلسل بخار نے دادا کی حالت پتلی کر دی تھی۔ مومن کے لیے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ وہ دل میں ہلکے ہلکے درد کی شکایت کر رہے تھے۔ شاویز گاڑی لے کر گیا ہوا تھا، ورنہ وہ ابھی کے ابھی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ اس وقت وہ مستقل زیر لب شاویز کو گالیاں دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اٹھے دادا، ذرا سی ہمت کریں، یہ سوپ پئیں تاکہ آپ کو حرارت ملے۔ میرا دل نہیں کرتا یار یہ پھیکا پانی پینے کو، نہ کوئی ذائقہ نہ مزہ۔ حرارت کیا دینی ہے، اس نے الٹا طبیعت بیزار ہو جاتی ہے۔ یہ مزے کا ہے دادا، آپ کی بہو سے پوچھ پوچھ کر بنایا ہے، یقین مانے بڑی محنت سے تیار کیا ہے۔ تو اپنی ماں کے پاس گیا تھا؟ ہے مومن، تو واقعی قبرستان گیا تھا؟ آصفہ سے سوپ بنانے کا طریقہ پوچھنے۔ جی ہاں گیا تھا، لیکن وہاں دادی امی سے لڑ رہی تھی، مجھے دیکھا تو کہنے لگی اکیلا کیوں آیا ہے، جا کر اپنے دادا کو بھی لا۔ بکواس بند کر، جھوٹ بولتے حیا نہیں آتی بے شرم، تیری دادی کی تو عقل زندگی میں ہی پوری تھی، مر کر تو بالکل ہی ماری گئی لگتا ہے۔ ایسا کر، کل ذرا واقعی قبرستان کا چکر لگا کے آ، چیک تو کر تیری دادی کی قبر بند ہی ہے نا۔ استغفار دادا، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، بندہ آپ سے مذاق نہ کرے بس۔ میں نے ماہور سے پوچھا تھا، وہ بھی تو آپ کی بہو ہی لگتی ہے نا۔ مومن نے جھنجھلا کر سر پیٹ لیا۔ ہاں تو کیوں کرتا ہے مجھ سے مذاق، وہ بس میں کر سکتا ہوں، اور بہو میری تب لگے گی نا جب میں اس کے ہاں رشتہ لے کر جاؤں، وہ قبول ہو جائے، تیری منگنی کروں، پھر مٹھائی بانٹوں، نہیں خود کھاؤں، پھر پتہ چلے گا کہ وہ بچی میری بہو ہے۔ ورنہ تو اگر چھت پر کھڑے ہو کر سامنے ڈار صاحب کے گھر آئی ان کی بھتیجیوں کو دیکھ کر بال سنوارے گا تو کیا میں انہیں بھی اپنی بہو مان لوں؟ مومن کو ایسا زوردار جھٹکا لگا کہ سخت سردی میں اسے اپنے گال گرم ہوتے محسوس ہوئے۔ چھت پر اچھی دھوپ آتی تھی تو سردی کی وجہ سے ماسی شوکت کپڑے دھو کر اوپر ڈال آتی تھی۔ کل آفس سے واپسی پر دادا نے اسے کپڑے لانے کو کہا۔ سامنے والے ڈار صاحب کے صحن سے بے تحاشا نسوانی کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کپڑے اتارتے ہوئے اس نے یوں ہی ذرا سا جھانک کر دیکھا تھا، 3 جوان جہان لڑکیاں سیلفیاں لیتی، الٹے سیدھے منہ بناتی ہنسے جا رہی تھی۔ انہوں نے مومن کو جھانکتے دیکھا تو شوخی ہو کر ایک دوسرے کے کان میں گھس کر نہ جانے کیا بڑبڑائی جا رہی تھی۔ مومن میاں کو اپنا آپ راجہ اندر محسوس ہوا اور بالوں میں انگلیاں چلاتے بے نیاز سے بنے بنیرے سے کوہنیاں ٹکائے آسمان میں دیکھتے دل میں تارے گننے لگے۔ کنکھیوں سے کسی وقت لڑکیوں کو بھی دیکھ رہے تھے۔ تبھی نیچے صحن میں بیٹھے دادا کی گونجدار پکار سارے میں پھیلی اور مومن سٹ پٹا کر نیچے بھاگا۔ لڑکیوں کے زوردار کہکہوں نے اس کی خوب بھد اڑائی۔ اب تو وہ ایویں دل پشوری کر رہا تھا، کبھی کبھار شاویز کے ساتھ مل کر ہلکا پھلکا شگل لگا لیتا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ کبھی کبھار کی شرارت دادا کی نظروں میں آ چکی تھی۔ اب وہ ہونک بنا بغلیں جھانک رہا تھا۔ قسمت سے شاویز کی اسی وقت آمد ہوئی اور دادا کا دھیان بٹ گیا۔ مومن نے بھی دیر سے آنے کے بہانے اس کے لتے لینے شروع کیے۔ کہاں مر گیا تھا موٹے، اب تم مانگو مجھ سے گاڑی تو دیکھنا، پتہ ہے دادا کی طبیعت کتنی خراب ہے، مجھے انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، ایک تو تمہاری انگوٹھی کے لیے اتنا خجل خوار ہو کر آیا ہوں، اوپر سے بجائے اس کے کہ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ شاویز مومن کے اشاروں سے انجان تل ملاتے ہوئے بولا۔ انگوٹھی؟ کیسی انگوٹھی؟ اب کے دادا ذرا سیدھا ہو کر بیٹھے۔ مومن گڑبڑا گیا۔ پہلے سوچا کہ کچھ بھی کہہ کر بات بنا لے، مگر دادا فوراً بھاپ لیتے، لہٰذا ایک لمبا سانس خارج کرتے ہوئے شاویز کو خوخار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، وہ کیا ہے نا دادا، آپ کی طبیعت کی وجہ سے ابھی چند دن مزید ہم نہیں جا سکیں گے ماہور کی طرف، تو سوچا بس ایویں۔ وہ سر کی پشت کے بال کھجاتا کنفیوز سا بولا، کوئی ہلکی پھلکی انگوٹھی اپنے طرف سے اکیلے میں ماہور کو پہنا دوں، بس ایویں دادا، ضروری نہیں ہے یہ، آپ جب بات طے کریں گے تو یہ کام تب ہو جائے گا، ہرگز بھی ضروری نہیں۔ زبان اور تالو کا پٹاخہ بجاتے ہوئے اس نے زوردار نہ کی تھی۔ سب سے زیادہ لطف اندوز اس وقت شاویز ہو رہا تھا۔ رات کو مومن نے 12 بجے اسے کال کر کے سرگوشیانہ لہجے میں بہترین سی انگوٹھی لانے کو کہا تھا۔ محب بھائی کی امیٹیشن جیولری کی چلتی ہوئی دکان تھی، ان کے پاس گولڈ پلیٹڈ رنگز بھی ہوتی تھی۔ مومن نے شاویز کو مناسب قیمت پر بہترین انگوٹھی لانے کو کہا تھا۔ شاویز نہ انگوٹھی لایا، الٹا اس کا پول کھول کر اب منہ پھاڑے ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کرتا مومن کو بالکل نیلا تھوتھا لگ رہا تھا۔ دادا نے ہکارا بھرا اور دھیمی آواز میں بولے، سوچ رہا ہوں کہ یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ تو مجھ سے چھپ کر انگوٹھی پہنائے گا میری بہو کو۔ نہ بالکل نہیں دادا، کیسی بات کرتے ہیں،
बोला ना, ये तो बस है में, वरना मैं भला अंगूठी पहनाकर करूंगा भी क्या? ये तो आपके करने के काम है। मोमिन खिसियाता हुआ बेनक्त बोल रहा था। दादा ने पास पड़ी छड़ी उठाई और रख के घुटने पर मारी। शावेज बिलबिलाता हुआ सेहन में नाचने लगा। यार दादा, मैंने क्या कहा आपको? मुझे क्यों मारी आपने छड़ी? हद हो गई, खैर का जमाना नहीं। ना बताता आपको तो आपका ये पोता आपकी नाक के नीचे अंगूठी पहनाकर आ जाता और आपको पता भी ना चलता। मगर दादा अनसुनी करते अंदर कमरे में चले गए। उन दोनों को भी पीछे आने का इशारा किया। खुद बेड पर लेटकर शावेज से बोले, मेरे करीब तो ही बैठा था यार, मोमिन बैठा होता तो उसी को मारता। अब ज्यादा फुदकना बंद करो और मेरी अलमारी खोल जरा। इसमें मेरे कपड़ों के नीचे एक काली जुराब पड़ी है, वो निकाल कर ला। मोमिन कुर्सी पर ढीला होकर बैठ गया और अलमारी खोलकर कपड़ों के नीचे हाथ मारकर जुराब टटोलते शावेज को गैर दिलचस्पी से देखने लगा। शावेज फिजा में आंखें घुमाता हुआ हाथ मारता मुंह खोले मुजह का खैज लग रहा था। चंद सानिया बाद उसने एक खस्ता हाल जुराब बाहर निकाल ही ली। आय हाय दादा, ये क्या है? इस जुराब में क्या चूहे मार दवा डाल के रखी हुई है? ऐसी बदबू तो जून जुलाई के मौसम में मेरी जुराबों से नहीं आई। उसने वक्फे वक्फे से 2 बार जुराब को सूंघकर तबसरा किया। ये देखे बगैर कि दादा कैसी खून आशाम नजरों से उसे देख रहे हैं। बकवास बंद करो और इधर ला इसे, तुझे अभी पता नहीं कि इसमें है क्या? वो उसे दबकाते हुए बोले। दादा, अगर इसमें फिनाइल की गोलियां हैं तो एक इसमें शावेज के मुंह में ठूस दें, नस नस से जरासीम खत्म हो जाएंगे। मोमिन ने नीम मुंदी आंखों से हल्के फुल्के लहजे में क्या सराय की। कमरे में चलते हीटर की वजह से उस पर गनूदगी तारी हो रही थी। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो अब, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसमें तुम्हारी दादी की निशानियां हैं, समझे? दादी की निशानियां? उसने एक आंख पूरी खोलकर अचंभे से पूछा। दादा, कहीं आपने दादी के दांत तो नहीं संभाले हुए? दादा जवाब दिए बगैर जुराब को लगी गिरा खोल रहे थे। मोमिन भी होशियार होकर बैठ गया। शावेज पहले ही आधा दादा के ऊपर चढ़ा हुआ था। जुराब की गिरा खुल गई थी और अब उसमें से प्लास्टिक की थैली निकल आई थी। उस थैली को मजीद खोलने पर एक सूती कपड़े की पोटली सी बरामद हुई थी। दादा हर 2 सेकंड बाद उन दोनों को ऐसी फकरिया निगाहों से देख रहे थे जैसे उस मैली पोटली में करोड़ों की जायदाद समेट समाट कर मकीद कर रखी है। मोमिन उकताने लगा था। इससे पहले कि एक भरपूर जमाई लेता, वो दोबारा से आंखें मूंद कर सर कुर्सी से टेक लेता। दादा की पोटली खुल गई थी। अंदर से खैरा कुछ चमक लिए 3-4 बड़ी बड़ी सोने की अंगूठियां, बड़ी नफीस और वजनी सोने की चेन एक अदद लॉकेट के साथ जलवा नुमा थी। छोटे छोटे तिलाई आवीजे भी दिखाई दे रहे थे। मोमिन और शावेज के मुंह खुले के खुले रह गए थे। इस बात पर नहीं कि दादा के पास से जेवर बरामद हुआ था, बल्कि इस बात पर कि दादा ने किस महारत से गंदी मैली जुराब में उसे इस तरीके से महफूज कर रखा था कि कोई देखता भी तो शक नहीं कर सकता था कि इसमें इतनी कीमती अशिया भी हो सकती हैं। दादा ने एक निस्बतन हल्के डिजाइन की नफीस सी अंगूठी उठाई और मोमिन की तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये ले पकड़ इसे, ये पहना दे मेरी बहू को और इसके बाद मेरी बात करवा देना। मैं खुद उससे पूछ लूंगा कि तुझ जैसे घामड़ का बकायदा रिश्ता लेकर उसके घर कब आऊं। मोमिन उठकर दादा के गले लग गया। वो हमेशा से उसके दोस्त रहे थे, हमेशा से लड़ते झगड़ते और उसके मन की बूझते आए थे। दादा की आंखें नम हो गई। उनकी तबीयत वाकई बेहतर नहीं थी। सीने का दर्द बढ़ता जा रहा था। वो चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके मोमिन की शादी कर दे, मगर पहले माहौर की मजबूरियां आड़े थी तो अब खुद बीमार पड़ गए थे। दोनों दादा पोता जी जान से गले लगे हुए थे जब शू शू की आवाज ने उन दोनों का इत्तेकाज तोड़ा। शावेज हाथ में वही गंदी जुराब थामे नाक पहुंच रहा था। आंखें मुसलसल आंसू निकालने की कोशिश में हलकान होता मजीद बैंगनी दिखाई दे रहा था। दादा ने डपट कर पूछा, क्यों रो रहा है? दादा मर गया क्या तेरा? और छोड़ मेरी जुराब, गलीज कर दी नाक सुड़क सुड़क कर। सोच रहा हूं कि कल को जब मैं लड़की पसंद करूंगा तो क्या कोई मुझे भी ऐसी ही अंगूठी देगा जो मैं उसको पहनाकर अपने नाम कर लूं। डायलॉग ऐसे मार रहा है जैसे लड़की जेब में पड़ी है तेरे। मैं तुझे चाबियों के गुच्छे से छल्ला उतार दूंगा, वो तू जाकर लड़की के बाप के हाथ में पहना देना। तेरी बात ऐसे ही पक्की होनी है, ये मैं तुझे बताए दे रहा हूँ। शावेज सर झटकता इंसान बनकर बैठ गया। दादा पर उसका कोई जज्बाती वार असर नहीं करता था। मोमिन को शरारत से देखता वो उसके तासुरात नोट कर रहा था। जो अंगूठी तामे होले से मुस्कुराता बड़ा प्यारा लग रहा था। दादा ने साइड टेबल पर धरी थर्मास में से एक कप चाय निकालकर शावेज को थमाई और दूसरी प्याली में खुद पीने लगे। अब दोनों फुर्सत से चाय की चुस्कियां लेते मोमिन को तक रहे थे, जो सबसे बेखबर माहौर के रद्द-ए-अमल के बारे में सोच रहा था। वो लम्हा किस कदर कीमती होगा जब वो ये अंगूठी पहनाकर उसे पाबंद कर लेगा।
माहौर के कमरे के छोटे से सिंगल बेड पर फैले खूबसूरत डिजाइनर ड्रेस बाहर दिखा रहे थे। आखिरी जोड़ा अबरीश ने अपने साथ लगाया और इठला इठलाकर हाजरीन से दाद लेने के बाद कोरिंच बजा लाई। हाजरीन में बैठी माहौर और रैना में से एक का मुंह हैरत से बंद था तो दूसरी का उकताहट से। माहौर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अबरीश का ये सब कुछ यहाँ लाने का मकसद क्या है, और रैना का बस नहीं चल रहा था कि अबरीश से कह सुनकर एक आध सूट तो उठा ही ले। ऊपर से दोनों के तबसरे ने माहौर के सर में दर्द कर दिया था। वो दरमियान में रखी ट्रे से चाय का मग उठाकर लबों से लगाते हुए बोली, अगर तुम्हारी मॉडलिंग खत्म हो गई हो अबरीश तो मुझे बताओगे कि ये सब क्या है, क्यों है और किस लिए है। वैसे तो मैं बताने की पाबंद नहीं हूं, मगर ये सब तुम दोनों के लिए है। इस माह तुम्हारी सालगिरह है माही, तुम्हें याद हो या ना हो मगर मैं अपनी दोस्तों के स्पेशल डेज कभी नहीं भूलती। और रह गई रायना, तो ये कैसे हो सकता कि मैं अपनी हम नवाली और हम प्याली के लिए कुछ ना लाती। अबरीश ने ठग से बेड पर बैठते हुए फकरिया कहा तो रायना का दिल किया अभी उठे और उसकी सारी बलाएं झाड़कर अपने सर ले ले। अबरीश, मैं सदके जाऊं, मुझे हमेशा से यकीन था कि तुम्हारे अंदर कोई बड़ी ही नेक रूह तड़प रही है जो तुमसे ऐसे अजीम काम करवाती है, वरना तो मेरी सालगिरह आने में अभी 3 माह बाकी थे यार। तब की तब देखी जाएगी, अभी तो मैं तुम दोनों के लिए बहुत शौक से ये सब लाई हूँ। वैसे भी मैं इस माही की बच्ची को इन बोरिंग रंगों में देख देख कर बोर होने लगी हूँ। अबरीश कमाल बेनियाजी से बेड पर कोहनी टिकाते हुए नींद दराज हो गई। हरगिज नहीं, मुझे ये बोर कलर्स ही मुबारक, तुम इन सबको उठाओ और खुद इस्तेमाल करो, समझी। मुझे इतना जेरबार मत करो अबरीश, मैं बदले में तुम्हें ऐसे तोहफे नहीं दे सकती। जहर लगते हैं मुझे तुम्हारे जैसे सन्यासी किस्म के लोग। खबरदार जो मुझसे बहस करने की कोशिश की तो। मैं ये ड्रेसेस तुम्हारे लिए लाई हूं तो बस लाई हूं। रहना, तुम समझा लो इसे, मुझे तोहफे देना पसंद है और देकर वापस ले जाना हरगिज भी पसंद नहीं। अबरीश ने रैना को उसे समझाने का इशारा किया तो रैना ने फौरन तायद में सर हिलाते हुए कहा, माही किसी के लाए तोहफे की नाकदरी नहीं करते, दोस्त किस्मत से मिलते हैं और अच्छे दोस्तों को नाराज करना हिमाकत के सिवा कुछ नहीं, समझी। मगर रैना, अगर मगर छोड़ो। अबरीश फौरन माहौर की बात काटते हुए बोली, नेक्स्ट वीक ऑफिशियल गैदरिंग अरेंज की है पापा ने। जिन जिन कंपनीज के साथ पापा के बिजनेस टर्म्स हैं वो सब इनवाइटेड हैं। वो भी आएगा, सालक पाशा, द जेम ऑफ द इवनिंग। ओह, हर बार की तरह उसके शर्माने की नाकाम एक्टिंग को नजरअंदाज करते माहौर और रायना ने मुश्तरका नारा बुलंद किया था। अबरीश ने नीचे झुकते हुए बेडशीट का कोना मरोड़ मरोड़ कर उसे बर्बाद करना शुरू किया तो रायना ने फिलफौर उसे सहमाते हुए कहा, मत कर यार, अगर माही की दादी ने तुझे ये सितम करते देख लिया लड़की तो मत पूछ क्या बनेगा तेरा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें वो लंगड़ी बकरी के नाम से पुकारना पसंद करेंगी। रैना को दादी के उसे मेंढकी कहने का बेहद कलिक था। अबरीश के लिए नाम तजवीज करते उसे दिली तस्कीन हासिल हुई थी। मैं तो मिली ही नहीं दादी से, मुझे बहुत शौक था उनसे मुलाकात का, वो बड़े इश्तियाक से आंखें घुमाते हुए बोली तो रैना ने चिढ़कर जवाब दिया, सब शौक मिट्टी हो जाएगा जब वो सामने आएंगी। 101 तरीकों से मिट्टी पलीद करती हैं वो। बकवास ना करो यार। माहौर को हंसी आ गई। रायना की दुर्गत भी तो बहुत बनाती थी वो। दादी अपने घर गई हैं सैफ के साथ, अपना जरूरी सामान लाना था उन्होंने। अगर कुछ देर में आ गई तो मुलाकात हो जाएगी। यकीन मानो बहुत मजा आता है उनकी बातें सुनकर। माहौर के लिए आजकल जुलेखा दादी ना सिर्फ जज्बाती सहारा थी बल्कि बहुत से रिश्तों का मुरक्का भी। हाय, मुझे तो अब बस एक ही शख्स की बातें मजा देती हैं। क्या ज़ौक है, क्या इंतखाब है, वल्लाह सब लाजवाब है। अबरीश के खोए खोए लहजे से वो दोनों समझ गई थी कि वो आजकल सालक पाशा के साथ राब्ते में है। वो उसके लिए वाकई बेहद खुश थी। आखिरकार उसका महबूब राम हो ही गया था। तो क्या तुम दोनों अभी तक मैसेजेस पर ही इत्तेफाक किए हुए हो? यानी कि हद हो गई। माहौर को सच में हैरत हुई थी। वो सालक पाशा को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट किस्म का मर्द समझती थी। ये शेरो शायरी और जुगनू सितारों की बातें उसे वर्ताए हैरत में डाल गई थी। तुम्हें क्या पता माही डार्लिंग, जब उसका मैसेज आता है तो दिल कैसे धड़क धड़क जाता है। उसकी भेजी गई एक नज़म में दिन में कई बार पढ़ती हूँ और सैर हो जाती हूँ। मुझे कभी उसके तकल्लुम की तलब ही नहीं जागी। वो लफ्जों से ही इस महारत से बोलता है कि जी चाहता है बस ये सिलसिला कभी ना रुके। ओ तेरी अबरीश, तुम तो गर्क हुई पड़ी हो उसकी मोहब्बत में। मुझे लगता है कि अनकरीब तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा है मेरी जान। उससे कहो कि जल्दी माँ बाप को भेजकर शादी की बात करे, वरना कुछ अरसे बाद उसे अब नॉर्मल से ब्याह करना पड़ेगा। रायना ने कमाल नक्शा खींचा था। अबरीश ने पास पड़ा तकिया उठाया और उसके सर पर दे मारा।
रायना ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर दूसरे तकिए से वार किया। दोनों एक दूसरे पर पल पड़ी। माहौर ने झट चाय की ट्रे दरमियान से हटाई और उसे फासले पर रखकर पाइंती पड़ा कंबल उठाया और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ तकियों के वार करती रायना और अबरिश पर डाल दिया। इससे पहले कि वो संभलती, माहौर ने तकिया संभाला और हल्ला बोल दिया। एक बार तकिया बरसाते हुए वो उन्हें कंबल हटाने का मौका भी नहीं दे रही थी। पूरे कमरे में तीनों के कहकहे और चीखों की मिली जुली आवाजें चकरा रही थी। माहौर अब से पहले इतना कभी नहीं हंसी थी। मोमिन ने उसे खुश रहना सिखा दिया था। मोहब्बत सबसे पहले होठों पर मुस्कुराहट बखेरती है, फिर जिंदगी महक उठती है। वो सब रात का खाना बहुत खुशगवार माहौल में खा रहे थे। जुलेखा दादी ने आज उनके लिए बड़े एहतमाम के साथ अचार गोश्त बनाया था। वो पैकेट वाले मसाले इस्तेमाल नहीं करती थी। असल और खालिस अचारी मसालों की महक अब तक सारे में फैली थी। माहौर को सीधे साधे चावल बनाने आते थे या हर किस्म की सब्जी को एक ही तरीके से पकाती थी। ये भी आकिब भाई की अम्मी की मेहरबानी से सीख गई थी। अब जो जुलेखा दादी के हाथ के मजे मजे के खाने मिलने लगे थे, तो वकील मुगल भी घर से खाना खाने लगे थे। वरना माहौर को नहीं याद पड़ता था कि उसने अपने बाबा को कभी घर पर खाते देखा हो। बाहर ही पेट भर कर आते थे, खुराक से भी और नशे से भी। जब तुम लोगों का बाप छोटा था ना, तो इसे मुर्गियां पालने का बहुत शौक था। सारा दिन उन्हीं के सिरहाने बैठा रहता था, दाने पानी का ख्याल रखता था बहुत। एक बार न जाने किस दोस्त के मुंह से अचार गोश्त का सुनकर आया। घर आते ही मुर्गी निकाली और छुरी फेरकर मुझे पकड़ा गया। कहने लगा, चाची से अचार के मर्तबान में डाल दे, जब ये उसके मसालों से गल जाएगी तो अचारी हो जाएगी, फिर मैं खाऊंगा। मैं और इसके चचा बहुत हंसे। तब मैंने इसके लिए पहली बार अचारी गोश्त बनाया था। बड़ा अच्छा होता था अपना अकील, बस किस्मत के फेर हैं, वरना तो। वो बड़े शौक से बता रही थी। आखिरी जुमले पर खुद ही बात बदल दी। वो सब बहन भाई इन हमाक से मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। उन्होंने कहा अपने बाप के बचपन के किस्से सुने थे। अब कभी जुलेखा दादी बताती तो यकीन नहीं आता था कि अकील मुगल ऐसे भी कभी रहे होंगे। दादी चुप क्यों कर गई आप? कहे ना, अम्मी के बारे में बात करने लगी थी ना। जन्नत ने उन्हें उकसाया। माहौर ने आंखें दिखाई और फौरन बात का रुख बदला। सैफ, रियान अभी तक घर नहीं आया। मैं उसकी तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ। खुद सर होता जा रहा है बहुत। उस दिन के बाद से बिल्कुल गुमसुम सा हो गया है। प्लीज तुम मालूम करो कि उसे क्या परेशानी है, प्लीज। माहौर के हर अंदाज में रियान के लिए फिक्रमंदी थी। जुलेखा दादी ने ताज्जुब से उसे देखा, जो उस दिन की रियान की बदतमीजी भुलाए बिल्कुल किसी माँ की तरह अब भी उसकी परवाह कर रही थी। अब ये वो मुझे कुछ नहीं बताएगा। जब से उसने ट्यूशन शुरू की हैं, तब से ही वो खासा रिजर्व हो गया है। खैर, आप फिक्र ना करें, मैं पता करता। सैफ की बात अभी मुंह में थी कि धार से दरवाजा खुला और अकील मुगल बेनथे बैल की तरह डकराते अंदर दाखिल हुए। नशे से डोलते कदम और लड़खड़ाती जुबान लिए वो छोटी सी खाने की टेबल के करीब आ खड़े हुए। नाक से पूरा जोर लगाकर उन्होंने खुशबू सूंघी और शहादत की उंगली जुलेखा दादी की तरफ लहरा कर बोले, अचार वाला गोश्त बनाया है ना तुमने चाची, है ना? तुम्हें अभी भी याद है कि मैं शौक से खाता हूँ। लेकिन चाची, तुम्हारे बाद मुझे किसी ने बनाकर ही नहीं दिया। मुझे भी खिला दो चाची, थोड़ा सा खिला दो। वो इतने तरसे हुए लहजे में बोले कि जुलेखा दादी का दिल भर आया। वो बड़ी दिलगिरी के साथ उनसे मुखातिब हुई। मेरा बच्चा चाची कुर्बान, आ ना बैठ इधर, मैं खुद अपने बेटे को नवाले बनाकर खिलाऊंगी। तुझे अगर याद है तो मैं भी कब कुछ भूली हूँ पगले, आ बैठ। जुलेखा दादी जज्बाती होती फौरन उठी और अकील मुगल को बाजू से थामकर कुर्सी पर बिठाया। मगर अगले ही लम्हे वो नशे के जेर असर बड़बड़ाते हुए कुर्सी से लुढ़क कर नीचे फर्श पर आ रहे। जुलेखा दादी हाय हाय करती रह गई, मगर बाकी सबके लिए ये मंजर हरगिज अजीब नहीं था। अकील मुगल नशे में बेसुध खराटे लेने लगे थे। सैफ अपनी जगह से उठा और सोफे से कुशन उठाकर उनके सर के नीचे रखा। अंदर से कंबल लेकर आया और उन्हें उड़ाकर खुद वापस कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगा। दादी का दिल कटकर रह गया। कैसी जिंदगी गुजरी थी इन बच्चों की भी, बाप होते हुए भी मुर्दों से बदतर, और माँ। इसी असना में माहौर ने रियान को अंदर आते देखा तो वो एकदम गुस्से से खड़ी हो गई। मामूल की तरह उसे बाजपोश करना चाहिए, मगर फौरन याद आ गया कि रियान के तेवर अब वो नहीं रहे। वो संभल गई। रियान का चेहरा सूता हुआ और परेशान था। वो कुछ गायब दिमाग सा भी महसूस हुआ। चलता हुआ सीधा सैफ के बराबर की कुर्सी में आ बैठा। जुलेखा दादी ने जल्दी से उसके आगे प्लेट में सालन निकाल कर रखा। माहौर हॉट पॉट से रोटी निकाल ही रही थी कि रियान एक झटके से उठा और जूं का तू खाना छोड़कर कमरे में चला गया। बस इस बार उसने ठोकरों से रास्ते में आने वाली किसी चीज को नहीं उड़ाया था। सैफ और माहौर ने बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा। कोई तो परेशानी थी जो रियान को इस नहज पर ले आई थी।
माहूर का जी खाने से उचाट सा हो गया। उसने गिलास भरकर पानी पिया और गले में फंदा बनकर अटके आंसुओं को हलक से नीचे उतारा। उसके बहन भाई उसकी कुल कायनात थे। उनकी तकलीफ वो बिल्कुल माँ की तरह महसूस करती थी। जिंदगी में जब भी कुछ आसानी आने लगती थी, मुश्किलें हासिल बनकर उसे हड़प जाती थी। उसने हमेशा जिंदगी में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों के फूल दुख के धागे में पिरोए थे। आदिल बादशाह अपने ऑफिस की चेयर पर पूरे करो फर्श से विराजमान थे। स्टील ग्रे फ्रेम वाला नजर का चश्मा लगाए अपने सामने पड़े सफात को बगौर देख रहे थे, जो कुछ देर पहले उनके खास कारिंदे अयाज ने उनके सामने रखे थे। होंठों पर इस्तेहज़ाया मुस्कुराहट लिए वो उन कागजों पर दर्ज तफसील पढ़ते जाते थे और उनकी आंखों की खुशूनत में इजाफा होता जाता था। गो के उनकी उम्र 50 का हिंसा अबूर कर चुकी थी, मगर उनकी वजाहत को मात नहीं दे सकी थी। वो अब भी बेहद हैंडसम थे। उनके बिल्कुल सामने बैठा अयाज मरऊब सा खामोशी से उन्हें देख रहा था। आदिल पाशा ने ऊपर वाला कागज हाथ में थामा और कुर्सी से कमर टेकते हुए उसे आंखों के करीब लाकर पढ़ा। उन्हें हंसी आ गई। अयाज के आने से जरा पहले सालक को उन्होंने बुलाया था। वो उससे दो टोक बात करना चाहते थे। अभी आपने बुलाया था? वो आकर उनके सामने बेहद रिलैक्स होकर बैठ गया था। हाँ, मुझे तुमसे पूछना था कि फिर कब चले मंसूर राठौर की तरफ उसकी बेटी से तुम्हारी बात तय करने। वो बेहद सरसरी लहजे में उससे दरियाफ्त कर रहे थे। सालक की भवें तन गई। गो वो तैयार था कि आदिल पाशा उससे किसी भी वक्त इस बारे में बात करने वाले हैं, मगर फिर भी वो जी भरकर बेजार हुआ था। आपको जाना है, आप 100 बार जाएं अभी, मगर मेरी किसी से बात तय करने नहीं। इस काम के लिए आपको बस एक ही लड़की के घर जाना है और वो है माहूर मुगल। उस लड़की के बाप की कोई कंपनी है या मिल ओनर है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो राठौर एंड को में जॉब करती है, आपको बताया था। भूल गया था। अच्छा, तो कितनी बार मिले हो उस लड़की से? आई मीन कितना जानते हो उसे? जानने की जरूरत नहीं अभी, क्योंकि मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। जाना उन्हें जाता है जिन्हें परखने की हाजत हो, और मुझे ना उसे जानना है ना परखना है, बस अपनाना है। उसकी बात पर वो हंसी, ऐसी हंसी जिसने सालक को खौला कर रख दिया, मगर बर्दाश्त करना भी उसकी आदत थी। क्या उसका घर और रहन सहन हमसे मेल खाता है? उनके सादा लहजे में छुपे तंज को बेमुश्किल सालक ने सहा था, और जो जवाब उसने दिया वो आदिल पाशा सह नहीं पाए। क्या नाइमा पाशा का घर और रहन सहन हमसे मेल खाता था? शट अप! एक 2 टके की लड़की ने तुम्हारे मुंह में इतनी जुबान डाल दी कि आज तुम अपने बाप को ताने दे रहे हो, मेरी नरमी को मेरी कमजोरी समझ रहे हो। मैंने आपको ताना नहीं दिया अभी, महज बताया है कि इन बातों से कुछ नहीं होता। जब दिल मिल जाए तो भला घर और रहन सहन की क्या हैसियत रह जाती है। माहौर मुझे पसंद है, मैं उसे अपने साथ एडजस्ट कर लूंगा। वो अभी बेहद नॉर्मल और पुरसकून था। वो आदिल पाशा के गुस्से से बज़ाहिर हरगिज मरूब नहीं हुआ था। कुछ पल दोनों बाप बेटा आंखों में आंखें डाले एक दूसरे के अजायम परखते रहे, और फिर सालक पाशा उठकर चला गया था। तब से वो जैसे अंगारों पर लौट रहे थे, और इस सुलगन पर अयाज ने आकर पानी डाला था। उसके पास माहौर का मुकम्मल बायोडाटा मौजूद था। अलिफ से लेकर ये तक हर तफसील अयाज लेकर हाजिर हुआ था। ज्यों ज्यों आदिल पाशा माहौर के मुतालिक जानते जा रहे थे, उनके होंठों के किनारे फैलते जा रहे थे। उनका शक ठीक निकला था। माहौर की बदकिस्मती कि उसका पाला आदिल पाशा से पड़ चुका था। वो चूंटी को पर निकलने से पहले मसल देना जानते थे। उन्होंने हुकारा भरकर अयाज की तरफ वो कागज बढ़ाया और बोले, इस मुख्तार अंसारी का पता करवाओ, इसे मिलवाओ मुझसे। बहुत काम का आदमी लग रहा है। जी सर, मैं आपको जल्द इन्फॉर्म करता हूँ, खुदा हाफिज। अयाज इतना कहकर जा चुका था। उसके जाते ही आदिल पाशा ने एक जोरदार सफाकाना कहकहा लगाया। वो अपने सामने माहौर की बेबसी को नाचते देख रहे थे। सालक पाशा खोलते दिमाग के साथ अपने ऑफिस में चक्कर काट रहा था। वो अभी अभी आदिल पाशा के पास से आया था, और ये पहला मौका था कि उसे अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल महसूस हो रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि वो माहौर से महज उसके स्टेटस की वजह से खार खा रहे थे। उसे उनकी आंखों में सफाकियत दिखाई दी थी। इतना तो वो भी जानता था कि आदिल पाशा अपने मफाद की खातिर किसी भी हद तक जा सकते थे, और माहौर को रास्ते से हटाना उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं था। एक गलत फहमी जो दिल में थी कि उसकी खुशी की खातिर वो माहौर को बहू के तौर पर कबूल कर लेंगे, आज काफूर हो गई थी। मोहब्बत इंसान को जिस कदर बहादुर बनाती है, उसी कदर बुज़दिल भी बना देती है। मोहब्बत करने वाला खुद से ज्यादा अपने महबूब के लिए फिक्रमंद रहता है। वो चक्कर काट काट कर उकता गया तो अपनी सीट पर आ बैठा। इंटरकॉम पर काफी का कहकर उसने जरिश से मोमिन को अंदर भेजने के लिए कहा, तो उसे मालूम हुआ कि वो आज लीव पर था। उसकी मोमिन से बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, और अक्सर जब वो बेजारियत की इंतहा पर होता था तो उससे गपशप लगाकर
حشاش بشاش ہو جاتا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے آنکھوں کا مسئلہ اور یوں ہی انہیں موند کر سیٹ کے ساتھ سر ٹیک لیا۔ اسی اثنا میں اسے اپنے سیل پر میسج ٹون سنائی دی۔ وہ تیزی سے سیدھا ہوا اور فوراً میسج اوپن کیا۔ روم روم جیسے ستاروں کی بارش میں نہا گیا۔ اس کی چاہت کی خوشبو خوش رنگ تتلی کے پروں پر سوار ماہور کے گرد ہالہ بنا چکی تھی، جس میں وہ کسی چودھویں کے چاند سے زیادہ تابناک دکھائی دیتی تھی۔ اس نے نگاہوں میں عقیدت و محبت کی روشنی بھر کے ماہور کی بھیجی گئی غزل کو پڑھنا شروع کیا۔ ایسی ہمت نہ عطا کیجیے، جو کہے جائے یہ خطا کیجیے، گر نبھائیں گے تو ملا کیجیے، راہ ورنہ یہیں جدا کیجیے۔ اس کو منزل نہیں کہا کرتے، روز جس کو بدل لیا کیجیے، موسمی شے نہیں محبت یہ، کیجیے گر تو پھر صدا کیجیے۔ بے وفا لاکھ ہو زمانہ اب، آپ کا کام ہے وفا کیجیے۔ سر پٹکتا ہے لفظ لفظ میرا، اب نہ سمجھے کوئی تو کیا کیجیے۔ لوگ کرتے ہیں دل لگی ابرک، آپ یوں ہی نہ مر مٹا کیجیے۔ اس کے وجیح چہرے پر خماری سی چھا گئی تھی۔ وہ تصور میں ماہور کا حسین چہرہ دیکھ رہا تھا، جس پر وہ جی جان سے فریفتہ ہو چکا تھا اور جسے اب ہر لمحہ ہر پل وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ اب اس کے بغیر جینا محال تھا۔ اسے جلد از جلد فائنل سٹیپ لینا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے فوراً نائمہ پاشا کے سیل فون پر کال کی۔ 2-3 بیل کے بعد دوسری طرف وہ موجود تھیں۔ ایک طویل سانس چھوڑ کر وہ ان سے کہہ رہا تھا، ابھی بہت غصہ ہے مجھ پر۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ آج کل میں ہی ماہور کے گھر جا کر رشتے کی بات کر دیجئے۔ میں مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا، اس سے پہلے کہ ابھی کچھ ایسا کر گزرے جو ہم دونوں ہی کی توقعات سے الٹ ہو۔ آپ جا کر ماہور کو میرے نام کرائیں، میں اب اسے کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتا۔ خدا حافظ۔ دوسری طرف سے نائمہ پاشا کا جواب سنے بغیر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح دو ٹوک تھا، بس اب اس میں کچھ نرمی آ چکی تھی۔ اسے احساس تھا کہ نائمہ پاشا ہی وہ پل ہے جس کی مدد سے وہ ماہور تک پہنچ سکتا تھا۔ مومن دادا کو ناشتہ کروا کے ان کی دوائیں لینے نکلا تھا۔ شکر تھا کہ اتوار تھا اور آفس سے چھٹی تھی، کیونکہ دادا کی وجہ سے ساری رات پریشانی کے عالم میں وہ سوئی جاگی کیفیت میں رہا تھا۔ وہ کل دادا کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ تفصیلی چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بائی پاس کا مشورہ دیا تھا۔ مومن یکدم پریشان ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق دادا کے دل کے 2 والو بند تھے، زیادہ دیر ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے آپریٹ کروانے کے لیے کہا تھا۔ مسئلہ دادا کا آپریشن کروانا نہیں تھا، مسئلہ اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنا تھا۔ ابھی اس کی جاب نئی تھی، تنخواہ بھلے اچھی تھی مگر وہ کچھ خاص سیونگ نہیں کر پایا تھا۔ جب امی بیمار تھی تو دادا نے ان کے علاج کے لیے ایک دکان بیچ دی تھی۔ پیچھے ایک ہی دکان مزید بچی تھی جس کے کرائے پر اسے جاب ملنے سے پہلے تک گھر کا خرچ چلتا رہا تھا۔ اگر اسے بیچ دیا جائے تو پیسے اچھے مل سکتے تھے، مگر یہ دکان بکنے میں کتنا وقت لگتا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، اور دادا تو اس بات کے لیے رضامند بھی نہ ہوں گے۔ وہ بنا آپریشن کے رہ سکتے تھے مگر یہ آخری دکان کبھی نہ بیچتے۔ جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ روڈ کراس کر رہا تھا جب اسے آفس سے لون لینے کا خیال آیا۔ ہاں یہ ممکن ہے، اسے کچھ تسلی ہوئی۔ وہ جیب میں رکھے پرسکرپشن کو تھپتھپاتا ہوا میڈیکل سٹور میں داخل ہوا ہی تھا کہ اسے پیچھے لڑکوں کا شور سن کر ٹھٹک کر رک گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو کچھ فاصلے پر لڑکوں کا ایک گروپ آپس میں بھیڑ پڑا تھا۔ مومن نے ذرا اچک کر دیکھا تو 3-4 لڑکے ایک اکیلے لڑکے کو گھیرے میں لیے پیٹ رہے تھے۔ ارد گرد لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے مگر چھڑا کوئی نہیں رہا تھا۔ وہ تعصب سے اس منظر کو دیکھتا نگاہ پھیرنے ہی والا تھا کہ یکدم اسے پٹنے والے لڑکے پر ریان کا گمان گزرا۔ وہ فوراً سٹور سے باہر نکلا اور ان کے قریب آ کر شک کی تصدیق کی۔ وہ 100% ریان ہی تھا جسے وہ چاروں مار رہے تھے۔ کوئی اور پٹ رہا ہوتا تو مومن تراب ناک پر سے مکھی اڑاتا نکل جاتا، مگر یہ ماہور کا بھائی تھا، اسے وہ یہاں اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر زیر لب اسے سالہ کہا اور کود گیا ان سب کے بیچ۔ 4 مکے یہاں سے 4 مارے، 4 لاتے وہاں سے دھری۔ مریل سے 17-18 سال کے لڑکے تھے، کثرتی بازوؤں کی دھلائی کے آگے زیادہ دیر نہیں ٹک سکتے تھے۔ ریان بھی مومن کو دیکھ کر شیر ہو گیا، اندھا دھند مارتا چلا گیا۔ ذرا سی دیر میں لوگوں کی ٹکٹ کے پیسے پورے ہو گئے تو بیچ بچاؤ کرنے درمیان میں آ گئے۔ وہ لڑکے مومن سے مروب ذرا فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ مومن نے ریان کو ایک طرف کیا اور اس کا سرسری جائزہ لے کر اپنے ہونٹ کے کنارے سے بہتا خون صاف کرتا ان کی جانب بڑھا۔
पब्लिक तितर बितर हो चुकी थी। वो चारों कदरे सहम कर मुक्के कसते वार्म अप होने के अंदाज में जरा जरा सा उछलने लगे। मोमिन को हंसी आ गई। ओ काली टोपी, ऐसे ना कर यार, तेरी पैंट ऑलरेडी ढीली है मेरे भाई। उसने सबसे आगे खड़े लड़के को मुखातिब किया जिसने सर पर काली पी कैप पहन रखी थी। देखिए आप जो भी हैं, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं। रियान ने मेरे पैसे देने हैं, मुझे मेरी रकम दिलवाएं। वो लड़का रियान को किनातोज नजरों से देखता हुआ बोला। कैसे पैसे, और रियान ने क्यों लिए थे भला? वो अचंभे से पूछ रहा था। रियान तेजी से उसके करीब आया और कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगा था, मगर मोमिन ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। वो लड़का खासा तपा हुआ था, उछल उछल कर मुंह को आता हुआ बोला, इसका किसी लड़की से चक्कर वक्कर है, इसे ट्यूशन पढ़ाने के बहाने दिल लगी करता रहा है। वो इसे उल्लू बनाती रही और ये मुझसे रकमें ले लेकर उसका घर भरता रहा है। इस सब में उस लड़की की माँ भी शामिल थी। उस फकीर की औलाद के पास पैसे कहाँ, इसलिए मुझसे उधार लेता रहा। 2.25 लाख दिया है इसे मैंने, 2.25 लाख। तुम्हारे पास इतनी रकम कहाँ से आई? मोमिन ने उसी छोरे लहजे को नजरअंदाज करते हुए सवाल पूछा तो वो मजीद गर्दन अकड़ाता हुआ बोला, 2 भाई मेरे कत्ल होते हैं। मेरे बाप का 3 मंजिला इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान का स्टोर है। मेरे लिए इतनी रकम उधार देना कोई मसला नहीं। मैं खुद भी उसी स्टोर पर बैठता हूँ। इसने वादा किया था कि 3 माह के अंदर अंदर रकम वापस करेगा, मगर अब चौथा महीना भी गुजर गया है। आखिर मैंने भी जवाब देना है। मोमिन को अंदाजा हो गया था कि वो लड़का नौ दौलतिया है। भाइयों के कतर जाने के बाद हालत सुधरी होगी और अब फटने पर आया हुआ था। आमियाना लबो लहजा और जाहिलाना अंदाजे गुफ्तगू उसकी क्लास शो कर रहे थे, लेकिन असल सोच जो उसके दिमाग में उधम मचा रही थी वो ये कि रियान को इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए। फिर वक्त उसने जेब से अपना कार्ड निकाला, उस लड़के को पकड़ाते हुए बोला, ये पकड़ो मेरा कार्ड, कल मुझसे मिल लो, निकालते हैं तुम्हारे मसले का हल। हल नहीं, मुझे मेरी रकम चाहिए। उस लड़के की सुई रकम पर ही अटकी हुई थी। हल से मुराद तुम्हारी रकम ही है जाहिल इंसान, आखिरी लफ्ज जेरे लब कहते हुए मोमिन ने बजाहिर ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। वो लड़का रियान को कीनातोज नजरों से देखता अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। मोमिन ने सीने पर बाजू लपेटते हुए पलटकर बरहमी से रियान को देखा तो वो सर झुकाए अपने जूते की नोक से सड़क पर हल्की हल्की ठोकरें लगा रहा था। साफ महसूस हो रहा था कि उससे नजरें मिलाने से कतरा रहा है, मगर मिलानी तो थी। वो मोमिन भाई, असल में मुझे फंसाया गया है। उसने उसी अंदाज में रियान को देखते हुए हुंकारा भरा। वो लड़की मेरी स्टूडेंट थी, उसकी अम्मी ने उधार मांगा था मुझसे, मैंने दानिश से लेकर दे दिए। मुझे क्या पता था कि वो वापस नहीं करेंगी। दानिश बिल्कुल बकवास कर रहा है, मैंने कोई सामान नहीं डलवाया उनके घर। वह हकलाता हुआ अपने दोस्त का हवाला देते हुए बोधी दलीलें दे रहा था। तुम अभी भी झूठ बोल सकते हो यान, हैरत है, जबकि किसी के घर फर्नीचर अनलोड करवाते हुए तो खुद मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है, जिसके बाद उसी घर का गेट खासी बेमुरवती के साथ तुम्हारे मुंह पर बंद हुआ था। रियान हक्का बक्का रह गया। उसको अंदाजा हो गया था कि अब बात बनाने का कोई फायदा नहीं, वो पकड़ा जाएगा। लिहाजा उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ा। उसकी सच बयानी का लुब्बे लुबाब ये था कि चंद माह पहले उसे किसी दोस्त के तवस्सुत से ये ट्यूशन मिली थी। लड़की खासी कुंद ज़हन थी मगर जाजिब नजर थी। सारा ध्यान पढ़ाई के बजाय बनने संवरने और बातें बनाने पर था। नाजो अंदाज का इस्तेमाल बखूबी कर लेती थी और उसी के जरिए रियान को काबू किया। पीछे माँ की मुकम्मल शह थी, जिसकी अपनी शोहरत भी मोहल्ले में कुछ अच्छी नहीं थी। शोहर मुल्क से बाहर और बेटे दस्त नगर, इसलिए अपने ढप पर चलाई जा रही थी औलाद को। रियान को बेवकूफ बनाकर कभी रकम निकलवाई गई तो कभी फरमाइशें कर करके घर का कितना ही सामान बना डाला। ये आखिरी खेप थी जो रियान के तुफैल फर्नीचर की सूरत घर में घुसाकर उस पर घर के दरवाजे बंद कर डाले गए, क्योंकि घाघ औरत ही अंदाजा हो गया था कि मजीद इससे किसी किस्म का फायदा मिलने की तवक्का अब से। उसके बाद की कहानी यह थी कि जिस दोस्त से रियान ने कर्ज लेकर इस लड़की का घर भरा था, वही दोस्त अब जान को आ गया था। उसे कैसे भी अपनी रकम वापस चाहिए थी और रियान साहब मुसलसल टाल मटोल से काम ले रहे थे। दोस्त ने दोस्ती का चोला उतारा और 4 अपने जैसे लफंगे इकट्ठे करके आज रियान की धुलाई के लिए ले आया था। सारी बात सुनकर मोमिन सर पकड़ कर बैठ गया था। वो दोनों उस वक्त करीब ही एक पार्क में बाढ़ की आड़ में बैठे थे। इस मसले का एक ही हल था और वो था रकम की वापसी। मगर कैसे? मोमिन आंखें पटपटाकर सामने झूला झूलते और स्लाइड्स लेते बच्चों को इंतहाई हमाक से देख रहा था। जहन में एक ही जुमला टकरे मार रहा था, भुगत बेटा साले का कारनामा। बहन रिश्ता लाने के लिए दिन नहीं बता रही और यहाँ साला सिर्फ टाइम पास के चक्कर में पूरा जहेज सहेली को घर पर ही बना बना कर देता रहा। क्या पीस हैं ये सब के सब। मोमिन भाई, रियान की सहमी सहमी सी आवाज कानों में पड़ी तो वो चौंका।
वो अपिया को मत बताइएगा, मुझसे पहले ही खफा है वो। प्लीज अगर आपने ये सब बता दिया तो वो ना जाने क्या कर डालें। देखो रियान, माहौर को तो बताना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। बस मसलहतन ये कहना पड़ेगा कि तुम्हारा कर्ज उतर चुका है, ताकि वो इस बारे में सोच सोच कर परेशान ना हो, मगर इतनी बड़ी बात छुपानी मुनासिब नहीं। वो लड़का दानिश सैफ को भी बता सकता है, इस सूरत में नताइज संगीन होंगे। लेकिन मोमिन भाई, कर्ज उतरेगा कैसे? मैं तो एक यही ट्यूशन पढ़ाता था, मेरे पास पैसे आएंगे कहाँ से? वो तुम फिक्र मत करो, हो जाएगा बंदोबस्त। चलो घर छोड़ कर आता हूँ तुम्हें। और सुनो, माहौर से अपने साहब रवैये की माफी मांगनी होगी तुम्हें, समझे? उसके लहजे में तनबीह थी। रियान ने इस बात में सर हिला दिया। वो जानता था कि रियान आजकल माहौर के साथ बेहद उखड़ा उखड़ा रहता है। वहां से उठकर मोमिन ने मेडिकल स्टोर से दादा की मेडिसिन ली और पहले रियान के साथ अपने घर गया। दरवाजा शाहवेज ने खोला था। उसे दुआएं पकड़ाकर और दादा को खिलाने के बारे में हिदायत देकर वो रियान के साथ उसके घर पहुंचा। गेट नीम हुआ था और अंदर से किसी खातून के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाजें आ रही थी। मोमिन ने बाहर खड़े खड़े हाथ के इशारे से पूछा, कौन? तो रियान ने सरगोशी करते हुए कहा, दादी। मोमिन की आंखें हैरत से वाह हुई। रियान उसका कंधा थपथपाता हुआ बोला, आप अंदर तो चलें, बड़ी मजे की चीज है, एकदम ही पैदा हुई है, मेरा मतलब आई है। मोमिन उसकी बात पर हंसी दबाता अंदर दाखिल हुआ। सामने का मंजर बड़ा अजीब था। माहूर और रायना सेहन के बीचों बीच दालों और मसालों के धुले हुए खाली डब्बे साफी से खुश्क कर रही थी। आय हाय माहूर, तुम तो बच्चों को कीड़े ही खिलाती रही सारी उम्र। लो बताओ, कभी डब्बों को ना हवा लगवाई ना साफ किया, कैसी बसांत कर रखी है इनमें, न जाने क्या खाते रहे गरीब। आखिरी फिक्रा उन्होंने खुद कलामी के अंदाज में बोला था। बस जहर नहीं खिला सकी दादी, वरना कई बार ऐसे हालात भी देखे जब खाने के लिए सबसे सस्ती शय यही दस्तयाब थी। माहूर बच्ची, जो गुजर गया सो गुजर गया, भूल जा बेटा। उसके लहजे की तलखी पर जुलेखा दादी ने उसे टोका था। जब भी वो इस लहजे में गुफ्तगू शुरू करती, वो उसकी बात का रुख बदल देती थी। चलो अब उठाओ इन्हें और अंदर लेकर जाओ सारे डब्बे, और मेंढकी तुम चाय बनाकर लाओ जरा। एक तो सास तुम्हारी घर ना हो तो तुम सारा दिन यहीं टंगी रहती हो। दादी ने लगे हाथों डब्बे समेटती रायना को भी लताड़ा। जवाब में वो चमक कर बोली, आपकी गलत फहमी है दादी, वो घर भी हो तब भी मैं अक्सर यहाँ टंगने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि वो मुझसे इतनी आजिज़ाई रहती हैं कि मुझे फारिग देखते ही माही की खैर खबर लेने भेज देती हैं। इस बात पर माहूर और वो खुद खिलखिलाकर हंसती। जवाब में जुलेखा दादी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा, लेकिन नजर गेट से गर्दने अंदर घुसाए रियान और मोमिन पर पड़ी। दोनों अभी तक मुकम्मल अंदर दाखिल नहीं हुए थे। ए रियान बेशरम, ये कौन मुश्तंडा तेरे पीछे खड़ा है? देख तो कैसे ऊंट जैसी लंबी गर्दन अंदर घुसाकर जायजा ले रहा है। मोमिन सटपटाकर फौरन पूरा अंदर दाखिल हुआ और सलाम दागा। माहूर और रायना फौरन पलटी। सैफ भी आवाज सुनकर अंदर से बरामद हो गया। मोमिन को देखकर वो बड़े तपाक से उसकी जानिब बढ़ा। माहूर की आंखों में खुशी रोशनी बनकर फैल गई। दिल बहुत शिद्दत से कर रहा था यादों से। वो जुलेखा दादी को मोमिन के बारे में बता चुकी थी और उसका तारुफ करवाने के लिए आगे बढ़ी, मगर पहले ही सैफ ने ये काम अंजाम दे दिया। अच्छा अच्छा, मैं सदके जाऊं, तुम मोमिन हो? आजा मेरा बच्चा, आ बैठ इधर। बुरा ना मनाना, बुढ़ी हो गई हूं ना, तो बस जो मुंह में आता है बोल देती हूँ। जुलेखा दादी इतनी मोहब्बत से उसकी जानिब बढ़ी कि एक पल को वो हैरान ही रह गया। माहौर को दादी का इल्तफात देखकर बहुत अच्छा लगा था। रहना उसके पहलों में ख्वामखा कोहनियां चबो कर न जाने उससे क्या करवाना चाह रही थी। शायद वो चाहती हो कि माहौर दुपट्टा उंगली पर लपेटकर शर्माना शुरू करे। माहौर ने जवाबी कोहनी इस जोर से उसकी पसली में चबोई कि रायना के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। माही, इन दोनों के मुंह सूजे सूजे से नहीं लग रहे तुम्हें? देखो तो, ऐसे जैसे कहीं से पिट कर आए हैं। माहौर ने भी ध्यान दिया तो रियान के चेहरे पर तो अच्छी खासी खराशें थी, मगर मोमिन का बालाई होंठ का किनारा सूजा हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, दादी ने झट अपने करीब ही कुर्सी डलवाकर मोमिन को बिठाया और बड़ी चाहत से उससे सवाल जवाब करने लगी। वो उससे उसके दादा की सेहत के बारे में भी इस्तफसार कर रही थी। माहौर की जुबानी उन्हें मालूम हुआ था कि वो बीमार है। मोमिन बेहद स्वभाव से उन्हें जवाब दे रहा था। वो मुतमईन था कि माहौर के घर भी कोई माकूल शख्स नजर आया। उनकी इस कदर आवभगत देखकर उसका दिल चाह रहा था कि रिश्ते की बात वो खुद ही कर ले। देखो बेटा, तुम्हारे दादा जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। अकील मुगल की जुर्रत नहीं कि मेरे आगे दम मार सके। इन बच्चों की जिम्मेदारी अब मेरी है। माहौर को ब्याहना मेरा मसला है, इसलिए दादा से कहना कि वो जब मुनासिब समझे आ जाएं बात पक्की करने। यकदम जुलेखा दादी एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मोमिन ने तशवीश से उन्हें देखा। बाकी सब पर एक नजर डाली तो सभी को सकते के आलम में पाया।
سب کے سب اس کی پشت پر گیٹ کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کوئی سور تھا جو یکدم سارے میں پھونک دیا گیا تھا۔ مومن نے تحیر زدہ ہوتے ہوئے پلٹ کر گیٹ کی جانب دیکھا۔ ایک انتہائی دلکش اور جامع زیب خاتون وہاں نم آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ نیمو، تو یہاں؟ دادی کے منہ سے 3 لفظ سرسراتے ہوئے نکلے۔ امی؟ سیف، ریان اور ماہور کے منہ سے آگے پیچھے نکلا یہ لفظ بڑا نامانوس سا لگا۔ ماہور کے ہاتھ سے خالی ڈبے چھوٹ کر صحن میں لڑکتے چلے گئے۔ رائنا نے اس کے کانپتے جسم کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ریان کا تنفس تیز ہوا تھا اور وہ آخری حد تک ضبط کرتے ہوئے تیزی سے اندر کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ سیف بے جان سا ایک ٹک انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ ان کی ماں 14 سال بعد ان کی نظروں کے سامنے کھڑی تھی۔ آخر کار نائمہ پاشا ایک بار پھر اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔